हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस की अपनी आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और इसका पहला टॉपिक है आपका जीवमंडल, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। ठीक है, तो हम जानेंगे कि हमने अपनी पृथ्वी को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांट रखा है। ठीक है, कैसे वहाँ पर लोग रहते हैं, कैसा उनका जनजीवन है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संसार के प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन धरातल के स्वरूप, जलवायु, वनस्पति के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अगर हम प्राकृतिक प्रदेशों की बात करें पृथ्वी पर, तो इसका विभाजन हम किस रूप में करते हैं? तो या तो धरातल के स्वरूप के रूप में करते हैं। ठीक है, कि जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, कहीं पर हरियाली है काफ़ी, ठीक है? तो ऐसे कर देते हैं, जलवायु के आधार पे कर देते हैं कि उष्ण जलवायु है, कहीं पे शीतोष्ण जलवायु है या वनस्पति के आधार पे करते हैं कि किस तरह के पौधे वहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है? तो संसार के प्राकृतिक प्रदेशों का विभाजन धरातल के स्वरूप, जलवायु और वनस्पति के आधार पर किया जाता है। जलवायु के अंतर्गत तापमान व वर्षा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? जब जलवायु की हम बात करेंगे तो उसमें हम तापमान देखते हैं कि किसी जगह का कितना रहता है, वर्षा कितनी होती है, तो इन दोनों चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जलवायु के अंतर्गत। तापमान व वर्षा के सम्मिलित रूप को ही जलवायु कहते हैं, ये चीज़ भी याद रखना कि तापमान व वर्षा के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का मुख्य आधार जलवायु ही है, क्योंकि पर्यावरण के घटकों में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जो मिट्टी, जंतुओं और वनस्पतियों को प्रभावित करती है। सामान्य रूप से संसार को निम्न बृहद प्रदेशों में बाँटा गया है। ठीक है? तो जलवायु सबसे मुख्य आधार है, ठीक है, बाँटने का प्राकृतिक प्रदेशों को, क्योंकि ये क्या करती है, मिट्टी को, जंतुओं को, वनस्पतियों को, सभी को प्रभावित करती है जलवायु। इसलिए सामान्य रूप से अगर हम देखें संसार को निम्न बृहद प्राकृतिक प्रदेशों में बाँटा गया, तो देख लेते हैं कौन-कौन से प्राकृतिक प्रदेशों में से बाँटा गया है। देखिए, अगर मुख्य रूप से देखें तो 2 भागों में बाँटा जाता है, शीतकटिबंध प्रदेश और शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश। शीत का मतलब होता है जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, शीत ठंडा रहेगा हमेशा। शीतोष्ण में क्या रहता है, ठंडा भी आ जाता है, गर्म भी आ जाता है। ठीक है, तो शीतकटिबंध प्रदेश में 2 चीज़ें आती हैं, एक टुंड्रा प्रदेश और दूसरा टैगा प्रदेश। ठीक है, दोनों ही ठंडे इलाके रहते हैं, जहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है? कुछ टाइम के लिए बस पिघलती है बर्फ, थोड़ी बहुत हरियाली होती है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है? तो टुंड्रा और टैगा प्रदेश आते हैं शीतकटिबंध प्रदेश में। शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश की अगर हम बात करें, तो इसमें कई भागों में से बाँटा गया है। इसमें भूमध्य सागरीय प्रदेश आ जाते हैं, ठीक है? भूमध्य रेखा के आस-पास के जो सागरीय प्रदेश है, वो आ जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। शीतोष्ण पठार एवं मरुस्थल भी इसी क्षेत्र में आते हैं, वो भी शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश में आएँगे। पश्चिमी यूरोप की अगर हम बात करें, तो पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश जो हैं, वो भी शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश में आते हैं। शीतोष्ण मानसूनी या चीन तुल्य प्रदेश जो हैं, वो भी इसी में आते हैं, ठीक है? जो चीन का एरिया होता है, वो सब इसमें आ जाता है। फिर है कि सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश, ठीक है? सेंट लॉरेंस के आसपास का जो क्षेत्र होता है, वो भी किसमें आता है? तो शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश में आता है। तो ये हमने 2 भागों में बाँट रखा है, ठीक है? अपने प्राकृतिक प्रदेशों को। मुख्य रूप से क्या है कि शीतकटिबंध प्रदेश और शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश। शीत में 2 आते हैं, टुंड्रा, टैगा, और शीतोष्ण में आते हैं भूमध्य सागरीय, शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण पठार एवं मरुस्थल, पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश, शीतोष्ण मानसूनी एवं तुल्य प्रदेश या सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश, ठीक है? तो ये सारे आ जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शीतकटिबंध प्रदेश की, यानी कि टुंड्रा प्रदेश की और टैगा प्रदेश की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 2 चीज़ें हमें पढ़नी है, टुंड्रा प्रदेश क्या होता है, टैगा प्रदेश क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शीतकटिबंध प्रदेश की। दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री अक्षांश से ध्रुवीय केंद्रों के बीच के क्षेत्रों को शीतकटिबंध कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि शीतकटिबंध का जो क्षेत्र है, वो कहाँ से कहाँ तक आता है, तो मैंने आपको लास्ट जब सेकंड सेमेस्टर मैंने आपको पढ़ाया था, तो सारी कटिबंध बताए थे, ठीक है? 7 बेल्ट थी, वो मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें बताया था कहाँ से कहाँ तक कौन-सा कटिबंध है। तो दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री अक्षांश से लेकर ध्रुवों की तरफ जब हम जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पृथ्वी के कोने में जाते हैं, ठीक है? तो उसके बीच का जो क्षेत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शीतकटिबंध कहते हैं। यहाँ जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो हमेशा तिरछी पड़ती हैं। इतनी तिरछी पड़ती हैं कि ये समझिए कि बर्फ भी सही से नहीं पिघलती, ठीक है? बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, तो तापमान जो होता है, वो हमेशा कम रहता है, ठीक है? हमेशा तापमान कम देखने को मिलेगा। इस कटिबंध में सूर्य कभी लंबवत नहीं हो पाता, मतलब कभी भी सीधा नहीं चमक पाता है, ठीक है? ध्रुवों पर 6 महीने का दिन व 6 महीने की रात होती है, ठीक है? अगर हम ध्रुवों की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है और तापमान जो होता है, वो हमेशा बहुत कम रहता है, ठीक है? इतनी चीज़ याद रखना शीतकटिबंध प्रदेश के बारे में कि दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री अक्षांश से लेकर ध्रुवों केंद्रों के बीच में जो भी क्षेत्र पड़ता है, उसे शीतकटिबंध कहते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए तापमान हमेशा कम रहता है। इस कटबंध में सूर्य कभी लंबवत नहीं हो पाता, ठीक है? इसलिए तापमान हमेशा कम रहता है। ध्रुवों पर अगर हम देखें तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, ठीक है? तो ये शीत कटिबंध प्रदेश के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश के बारे में। तो पहला है आपका ध्रुवीय या टुंड्रा प्रदेश, ठीक है? तो देखिए ये जो सारी हेडिंग आपको देखने को मिल रही है, ये सारी याद कर लेना, ठीक है? किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये हेडिंग याद होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को सही से लिख पाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले है टुंड्रा प्रदेश। तो टुंड्रा प्रदेश की अगर हम स्थिति देखें कि स्थिति और विस्तार कहाँ तक है इसका, तो 70 अक्षांश से लेकर ध्रुवों तक इसका विस्तार है, ठीक है? हमने टोटल पढ़ा था 66.5 तक, ठीक है? 66.5 से ध्रुवों तक जो भी है, वो सारा कितना आ जाता है? शीत कटिबंध में आ जाता है। लेकिन अगर हम टुंड्रा प्रदेश की बात करें, तो 70 अक्षांश से लेकर ध्रुवों तक का जो एरिया है, वो क्या कहलाएगा? टुंड्रा प्रदेश कहलाएगा, ठीक है? यानी कि सबसे ठंडा जो प्रदेश होगा, वो टुंड्रा प्रदेश है। 70 अक्षांश से लेकर ध्रुवों तक इसकी स्थिति रहती है। यहाँ की जलवायु की अगर हम बात करें टुंड्रा प्रदेश की, तो संसार का न्यूनतम तापमान इसी प्रदेश में मिलता है। साल में 10 महीने भूमि बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है? आपने कई सारी सीरीज़ वगैरह देखी होंगी, जिनकी शूटिंग भी यहीं पर होती है। जैसे गेम ऑफ थ्रोन, कई टाइप की ऐसी सीरीज़ थी, जिनकी शूटिंग यहीं पे होती है, जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है? तो अगर हम जलवायु की बात करें, तो संसार का जो न्यूनतम तापमान है, वो इसी प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है? साल में क्या होता है, 10 महीने तक जो भूमि होती है, वो बर्फ से ढकी रहती है।
प्राकृतिक वनस्पति की बात करें कि कैसी वनस्पतियाँ यहाँ पर होती हैं, तो मुख्य वनस्पति यहाँ की काई एवं लाइकेन है, ठीक है? तो काई एवं लाइकेन यहाँ की मुख्य वनस्पति है। बर्फ के पिघलने पर जहाँ-तहाँ फूल वाले पौधे एवं झाड़ियाँ उग जाती हैं, ठीक है? वैसे तो पेड़-पौधे ज़्यादा नहीं निकलते, ठीक है? जनसंख्या काफ़ी विरल रहती है, ठीक है? इधर-उधर फैले होते हैं। सघन और विरल का मतलब यही है कि सघन में बिल्कुल पास-पास रहते हैं और विरल में क्या कि जहाँ रहने लायक उन्हें लगा, वहाँ रह लिए, ठीक है? बहुत दूर-दूर लोग रहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति की अगर हम बात करें तो मुख्य वनस्पति काई एवं लाइकेन है। बर्फ के पिघलने पर फूल वाले जो पौधे होते हैं, वो कहीं-कहीं उग आते हैं, ठीक है? झाड़ियाँ वगैरह लगी होती हैं। आर्थिक विकास की बात करें कि कितना आर्थिक विकास होता है यहाँ पर, तो इस प्रदेश की जो जनसंख्या है अत्यंत विरल है, ठीक है? मैंने विरल बताया आपको कि काफ़ी दूर-दूर लोग रहते हैं, ठीक है? जहाँ उन्हें रहने का लगता है सुविधा है यहाँ पर तो वहाँ पर रह लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा निवासी एस्किमो, ठीक है? एस्किमो का नाम आपने बहुत सुना होगा, 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी अमेरिका के निवासी जो टुंड्रा निवासी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें एस्किमो कहा जाता है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में इन्हीं निवासियों को क्या कहा जाता है? लैप कहा जाता है। और अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में इन्हीं निवासियों को जो टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं, उन्हें सेमाइट कहा जाता है। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना, 1-1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि एशिया के टुंड्रा निवासियों को क्या कहते हैं? तो सेमाइट कहते हैं। यूरोप के टुंड्रा निवासियों को क्या कहते हैं? तो लैप कहते हैं और एस्किमो कहाँ के निवासियों को कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा निवासियों को एस्किमो कहा जाता है। तो आपने देखा होगा वो बर्फ के घर बनाते हैं, उसके अंदर रहते हैं, ठीक है? मोटी-मोटी उनकी दीवारें होती हैं ताकि हवा इतनी तेज़ी से ना जाए अंदर, तो वो आराम से उसमें रह लेते हैं, ठीक है? और ये क्या होते हैं, एक तरीके के खानाबदोश होते हैं, ठीक है? खानाबदोशों का ही जीवन व्यतीत करते हैं, कभी यहाँ, कभी वहाँ, ठीक है? एक जगह फिक्स नहीं रहते। अगर हम पशुओं की बात करें, कौन-कौन से पशु देखने को मिलते हैं, तो उजला भालू, वालरस, कस्तूरी बैल, रेनडियर, ठीक है? आदि मतलब काफ़ी सारे पशु भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें क्या है कि उजला भालू प्रमुख है, वालरस, कस्तूरी बैल और रेनडियर, ये सारे प्रमुख पशु हैं, जो कि टुंड्रा प्रदेशों में देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो इतनी सारी हेडिंग याद कर लेना, इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है टुंड्रा प्रदेश के बारे में। अब हम बात करेंगे टैगा प्रदेश की। टैगा प्रदेश की अगर हम स्थिति की बात करें कि टैगा प्रदेश की स्थिति क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का जो एरिया होता है, वो टैगा प्रदेश कहलाएगा। देखिए टुंड्रा का कहाँ एरिया था, तो टुंड्रा वाले जो थे, वो 70 डिग्री अक्षांश से लेकर ध्रुवों तक थे, ठीक है? मतलब सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा था, वो टुंड्रा वाला था। अब उससे जो थोड़ा नीचे आएँगे हम, तब टैगा पे आएँगे, ठीक है? तो उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का जो एरिया होता है, उसे हम टैगा प्रदेश कहते हैं। विस्तार की बात करें कि कितने में फैला हुआ है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का से लेकर लेब्राडोर तक, यूरेशिया में फ़िनलैंड से उत्तरी पूर्वी साइबेरियन तक, ये इसका विस्तार है, ठीक है? अगर हम विस्तार की बात करें कि टैगा प्रदेश कहाँ फैला है, तो अगर हम उत्तरी अमेरिका का आपने महाद्वीप पढ़ा था, सेकंड सेमेस्टर में सारे महाद्वीप मैंने आपको पढ़ाए थे, तो उसमें एक जगह थी अलास्का। उत्तरी अमेरिका में जो ऊपरी हिस्सा है उसका महाद्वीप का, वो अलास्का है, ठीक है? तो अलास्का से लेकर लेब्राडोर तक और यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप और एशिया, ठीक है? दोनों मिले हुए हैं। तो यूरेशिया में फ़िनलैंड से लेकर उत्तरी पूर्वी साइबेरियन तक, ठीक है? जो रूस के एरिया में आ जाता है, तो वहाँ तक क्या है इसका विस्तार है, ठीक है? यहाँ तक ये फैला हुआ है टैगा प्रदेश। जलवायु की अगर हम बात करें यहाँ की, तो साइबेरिया में अधिक विस्तार होने के कारण इस प्रदेश की जलवायु को साइबेरिया तुल्य जलवायु भी कहते हैं, क्योंकि इसका अधिकतर विस्तार अगर हम देखें टैगा प्रदेश का, तो साइबेरिया में है, ठीक है? तो साइबेरिया में इसका अधिकतर विस्तार है, इसलिए यहाँ की जलवायु को हम क्या कह देते हैं, तो साइबेरिया तुल्य जलवायु भी इसकी कह देते हैं। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो छोटी होती है, यानी कि गर्मियों की अगर हम बात करें, तो सिर्फ 3 से 4 महीने की होती है और सर्दियाँ जो होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं, वो होती हैं 8 से 9 महीने तक, ठीक है? इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर सर्दियाँ ही रहती हैं, ठीक है? गर्मियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं, अगर रसिया-वसिया में आप चले जाएँ ऊपर, ठीक है? तो बहुत कम गर्मियाँ आपको देखने को मिलेंगी, हमेशा सर्दियाँ रहती हैं और काफ़ी तेज़ ठंड पड़ती है यहाँ पर। अगर हम वर्षा की बात करें कि बारिश कितनी होती है यहाँ पर, तो 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है? तो जलवायु के बारे में आप क्या लिखेंगे कि साइबेरिया में अधिक विस्तार होने के कारण इस प्रदेश की जलवायु को साइबेरिया तुल्य जलवायु कहते हैं। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है, सिर्फ 3 से 4 महीने की होती है और शीत ऋतु बड़ी होती है, ठीक है? 8 से 9 महीने की होती है और वर्षा की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है? अब हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति की, प्राकृतिक वनस्पति कैसी होती है यहाँ पर? तो देखिए इसकी प्रमुख जो वनस्पति है वो है कोणधारी वन, ठीक है? कोणधारी वन से मतलब समझ रहे हैं इनकी पत्तियाँ जो होती हैं वो काफ़ी नुकीली होती हैं। नुकीली क्या होती है कि देखिए बारिश जो बर्फ़ गिरती है ऊपर से, ठीक है? तो इनके ऊपर जम नहीं पाती बर्फ़ क्योंकि ये नुकीली होती हैं तो वो धीमे से सरक जाती है। लेकिन और पत्तियाँ होंगी तो वो पत्तियाँ ही झड़ जाएँगी जब बर्फ़ इतनी गिरेगी, ठीक है? तो ये लोग क्या करते हैं अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं मतलब पेड़-पौधे लग जाते हैं ऐसी जगह पे। तो मुख्य वनस्पति क्या है कि कोणधारी वन है, जिसे बोरियल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि बोरियल नाम के पौधे या पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो टैगा प्रदेशों में पाई जाती है, ठीक है? और एक तरीके से इसे क्या कहते हैं तो कोणधारी वन भी इसे कहते हैं। यहाँ अगर वृक्षों की लकड़ियों की बात करें, तो जो वृक्ष निकलते हैं यहाँ पर, उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो काफ़ी मुलायम होती हैं और जो पत्तियाँ होती हैं वो नुकीली होती हैं, ठीक है? लकड़ी कैसी होती है? तो लकड़ी मुलायम होगी और जो पत्तियाँ होंगी वो नुकीली होंगी, ठीक है? अगर हम भूमि की बात करें यहाँ की, तो यहाँ की जो भूमि होती है वो दलदली है, ज़्यादातर तो दलदली है, इसलिए यातायात का विकास यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हुआ है, ठीक है? ज़्यादातर भूमि कैसी है? दलदली है, इसलिए जो यातायात है, उसका विकास बहुत कम हुआ है। अब हम आर्थिक विकास की बात करें, तो ठंडा होने के कारण जनसंख्या अत्यंत विरल है, ये भी काफ़ी ठंडा है, इसलिए यहाँ पे भी जनसंख्या एक ही जगह नहीं रहती सारी, फैली हुई है, इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है? मतलब काफ़ी दूर-दूर लोग रहते हैं। लोगों के मुख्य व्यवसाय की अगर हम बात करें तो शिकार करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना इनका मुख्य व्यवसाय है, ठीक है? क्योंकि सर्दी काफ़ी रहती है यहाँ पे कुछ ज़्यादा बिज़नेस वगैरह फैक्ट्री वगैरह तो आप नहीं लगा सकते, ठीक है? क्योंकि भूमि भी दलदली है, यातायात का भी कम विकास हुआ है, तो मुख्य व्यवसाय क्या है लोगों का? शिकार करना, मछली पकड़ना और लकड़ी काटना, ये मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पर जल शक्ति का भी पर्याप्त विकास हुआ है, ठीक है? बारिश-वारिश हो जाती है, तो जल शक्ति का भी अच्छा खासा यहाँ पर विकास कर लिया है इन लोगों ने, ठीक है? तो ये आर्थिक विकास की बात हो गई। उसके बाद है कि शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए टुंड्रा प्रदेश के जो जानवर होते हैं वो इधर-उधर प्रदेश में चले जाते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सर्दी पड़ती है तो यहाँ के जो जानवर होते हैं, वो खुद को बचाने के लिए क्या करते हैं इधर-उधर प्रदेशों में
में चले जाते हैं, जहाँ पे थोड़ी गर्मी रहती है वहाँ पे चले जाते हैं। जैसे शीत ऋतु में साइबेरिया के जो पक्षी होते हैं, वो भारत के उत्तरी मैदानों यानी कि उत्तरी भागों में शरण लेते हैं और ग्रीष्म ऋतु आने पर वो पुनः लौट जाते हैं, ठीक है? आपने काफ़ी सुना होगा साइबेरियन पक्षी भारत में आते हैं, ठीक है? चाहे आप भरतपुर के पक्षी बिहार में चले जाएँ या कहीं भी चले जाएँ, तो काफ़ी आप साइबेरियन पक्षी आप देखते हैं यहाँ पर, ठीक है? जब सर्दियाँ यहाँ पर पड़ रही होती हैं, तो काफ़ी जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में साइबेरियन पक्षी देखने को मिलते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, टैगा प्रदेशों में, तो वहाँ से ये उड़ कर के कहाँ आ जाते हैं, तो भारत के उत्तरी भागों में ये आ जाते हैं और जब यहाँ पर गर्मियाँ पड़नी स्टार्ट होती है, तो वो वापस चले जाते हैं, ठीक है? मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम सवाना प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, मानसूनी जो प्रदेश होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी भौगोलिक प्रदेश में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण घटक होती है। यह मिट्टी, जंतु तथा वनस्पतियों को प्रभावित करती है। वैश्विक स्तर पर जलवायु की विविधता के अनुसार इसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये चीज़ हमने पहले भी जानी थी कि किसी भी भौगोलिक प्रदेश में जो जलवायु होती है सबसे इंपॉर्टेंट घटक है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट घटक है और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यह मिट्टी, जंतु और वनस्पति तीनों को ही प्रभावित करती है, ठीक है? जगह-जगह आपने देखा होगा कि भारत में कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है? अलग जगह पे अलग, क्योंकि वहाँ पे जलवायु में थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है? तो वहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं वो भी उनमें भी अंतर देखने को मिलता है, ठीक है? अगर आप किसी सर्दी वाले इलाके में चले जाएँ, जैसे कि ऊपर की साइड चले जाएँ, शिमला है, जम्मू कश्मीर साइड, तो वहाँ पे सेब बहुत होते हैं, जबकि अपने एरिया में नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है? ऐसे ही साउथ में चले जाएँ तो मसाले काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है कि सब जलवायु का फ़र्क है, ठीक है? थोड़ी बहुत चेंजमेंट होता है जलवायु में, ठीक है? और जंतु भी इसी हिसाब से फिर अलग-अलग देखने को मिलते हैं। तो यही कहा कि वैश्विक स्तर पर जो जलवायु की विविधता है, इसके अनुसार 3 भागों में बाँटा गया है भौगोलिक प्रदेश को, ठीक है? मुख्यतः 3 भागों में बाँटा गया है, जिसमें पहला आता है आपका उष्णकटिबंधीय प्रदेश, फिर आता है शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश और थर्ड आता है आपका शीतकटिबंधीय प्रदेश, जिसमें हमने टुंड्रा और टैगा प्रदेशों के बारे में पढ़ लिया है। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय प्रदेश के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश किसे कहते हैं, इसका एरिया क्या है? तो यह विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर तथा 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का वह भाग है, जो उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है, ठीक है? तो आपने मैप देखा होगा, भारत का मैप देखा हो या वर्ल्ड का मैप देखा हो, तो आपको पता है कि 23.5 डिग्री उत्तर कहाँ पे आता है, तो कर्क रेखा जो है हमारी, जो भारत के बीचों-बीच से होकर गुजरती है और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा होती है वो मकर रेखा कहलाती है, ठीक है? तो इनके बीच का जो एरिया होता है, इसी को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ठीक है? इसके बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहलाएगा, ठीक है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का एरिया। भूमध्य रेखा के पास होने के कारण इसे भूमध्य रेखी या विषुवत-रेखी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य रेखी और विषुवत-रेखी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आस-पास का क्षेत्र है, ठीक है? भूमध्य रेखा कौन-सी रेखा होती है? जो पृथ्वी को बीचों-बीच से काटती है, ठीक है? और इसी के ऊपर कर्क रेखा होती है और इसके नीचे मकर रेखा होती है, ठीक है? तो क्योंकि ये पृथ्वी को बीचों-बीच से काटती है और ये एरिया भूमध्य रेखा के पास पड़ता है, इसलिए इसे भूमध्य रेखी या विषुवत-रेखी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम तापमान की बात करें कि यहाँ तापमान कितना रहता है, तो वर्ष भर अधिक और समान तापमान रहता है, ठीक है? हमेशा ज़्यादा तापमान देखने को मिलेगा, ठीक है? बहुत ही कम होता है जो यहाँ पे कम तापमान आपको देखने को मिले, क्योंकि सूर्य की जो सीधी किरणें यहाँ पे पड़ती हैं, ठीक है? सूरज सीधा लंबवत यहाँ पे दिखता है, तो इसलिए यहाँ पर जो तापमान होगा वो हमेशा अधिक होगा और समान रहता है, ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होता, ठीक है? लेकिन अगर हम औसत तापमान निकालें तो 18 डिग्री सेल्सियस तक इसका औसत तापमान होता है, ठीक है? इससे कम तो नहीं जाएगा 18 से, ठीक है? तो ये औसत तापमान है। वर्षा की अगर हम बात करें, अब आप जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे वर्षा भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है? गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि सूरज सीधा रहता है, तो बादल बनेंगे, ठीक है? पानी वाला एरिया है यहाँ पर, तो बादल बनते हैं, तो बादल से फिर बारिश भी बहुत होती है। तो वही है कि दोपहर के समय गरज और चमक के साथ इस वर्षा को संवहनी वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पर जो दोपहर में वर्षा होती है, जो काफ़ी गरज और चमक के साथ होती है, जिसे हम लोग संवहनी वर्षा कहते हैं, ठीक है? और यहाँ पे वर्षा की अगर हम बात करें तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है? और जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो तो मान लो बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, ठीक है? तो दोपहर के समय गरज और चमक के साथ जो यहाँ पे वर्षा होती है उसे संवहनी वर्षा कहते हैं और वर्षा की अगर मात्रा की बात करें तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वनस्पति की बात करें कि यहाँ पे कौन-सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? अधिक वर्षा के कारण वनस्पति हरी-भरी रहती है। अब यहाँ पे बारिश हमेशा होती रहती है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर जो वनस्पतियाँ होंगी वो हमेशा हरी-भरी दिखेंगी। वर्ष भर यहाँ पर हरे-भरे पेड़ मिलते ही रहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर महोगनी, रोज़वुड, सिनकोना, एबोनी, बाल्सन, रबड़, ताड़, बाँस एवं बेंत पाए जाते हैं। ठीक है? ये सारे वृक्ष हैं, आपको 3-4 याद रख लेने हैं। ठीक है? कि वनस्पतियाँ कौन-कौन सी यहाँ पाई जाती हैं? तो महोगनी है, रोज़वुड है, सिनकोना है, एबोनी है, बाल्सन, रबड़, ताड़, बाँस, ये सारी वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। अब अगर हम जीव-जंतुओं की बात करें कि कौन-कौन से जीव-जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, तो यहाँ अनुकूलन ना होने के कारण जनसंख्या का बास विरल है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए अनुकूलन इतने अच्छे से नहीं हो पाता। तो यहाँ पर भी जो जनसंख्या का बास है वो विरल, मतलब काफ़ी दूर-दूर लोग रहते हैं, जहाँ पे उन्हें अनुकूलन थोड़ा बहुत होता है, वहाँ पर रह लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ के लोग जो होते हैं वो पेड़ों पर मचान बनाकर घर बनाते हैं और इन्हीं में निवास करते हैं। ठीक है? क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ती है तो क्या करते हैं, पेड़ जो हमेशा ही हरे-भरे रहते हैं, तो पेड़ों पे मचान बना लेते हैं और इन्हीं पे रहा करते हैं, इन्हीं पे निवास करते हैं। अमेज़न एवं जारी नदियों के बेसिन में आदिम जनजाति के लोग वास करते हैं। ठीक है? तो इन्हीं के एरिया में अमेज़न और जारी नदियाँ हैं, वो भी इन्हीं के एरिया में पड़ती हैं। तो इनके नदियों के जो बेसिन है, वहाँ पर आदिम जनजाति के लोग वास करते हैं। कांगो बेसिन में पिग्मी, मलाया के सेमांग आदि जनजातियाँ आखेट एवं वस्त्रु संग्रहण कर जीवन यापन करती हैं। ठीक है? अगर हम बात करें तो कांगो बेसिन में पिग्मी जो है जनजाति, मलाया के सेमांग जो हैं, जितनी भी जनजातियाँ हैं ये क्या करती हैं, आखेट करती हैं, यानी कि शिकार करती हैं। ठीक है? एवं वस्तु संग्रह से जीवन यापन करती हैं। इनके द्वारा की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है। ठीक है? भारत में, जो कि पूर्वांचल के लोग करते हैं। एक स्थान पे कर ली, फिर उस जमीन को कई टाइम तक छोड़ दिया खाली, फिर दूसरे स्थान पे कर ली, फिर छोड़ दिया उसे। तो यही कहलाती है स्थानांतरित कृषि, चलते-चलते लोग करते रहते हैं। तो इनके द्वारा की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। जैसे अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में फेंग तथा इंडोनेशिया में लदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो अगर हम झूम कृषि की बात करें, स्थानांतरित कृषि की बात करें, तो अलग-अलग देशों में से अलग-अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो अमेरिका में से मिल्पा कह देते हैं, अफ्रीका में से फेंग कह देते हैं, इंडोनेशिया में से लदान कहते हैं। ठीक है? अगर हम उद्योग धंधों की बात करें कि उद्योग धंधे कौन से करते हैं यहाँ पर लोग, तो यहाँ पर कठोर लकड़ी, टिन, सोना, रबड़,
चीनी, चाय, कहवा, कुनैन, सुपारी, गर्म मसाले, हाथी दाँत आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी वस्तुएँ हैं जिनका ये निर्माण करते हैं और इन्हीं में डील वगैरह भी करते होंगे। ठीक है, तो ये सारे उद्योग धंधे हैं इनसे जुड़े हुए चीज़ों के। ठीक है, तो कठोर लकड़ी है, टिन है, सोना, रबड़, चीनी, चाय, कॉफ़ी, कुनैन, सुपारी, गरम मसाले, इन सभी का ये लोग व्यापार करते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये उद्योग धंधों की बात हो गई। तो हम पढ़ रहे थे उष्णकटिबंधीय प्रदेश, तो इसी के अंदर जो पहला प्रदेश आता है वो आता है मानसूनी प्रदेश। अब इसे मानसूनी प्रदेश क्यों कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो वर्षा ज़्यादा होगी, तो इसलिए यहाँ पर मानसूनी प्रदेश भी इसे कहा जाता है। अब देखते हैं मानसूनी प्रदेश का एरिया क्या है, क्या चीज़ें हैं? तो जो मानसूनी प्रदेश होते हैं, ये आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु के विशिष्ट प्रदेश कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जलवायु सेम ही रहेगी, ठीक है? इसलिए इसके अंतर्गत भी ये आते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत, ठीक है? तो मानसूनी प्रदेश जो होते हैं, वो आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु के विशिष्ट प्रदेश कहे जाते हैं। इनकी स्थिति उष्णकटिबंध में 8 अक्षांश से लेकर 28 अक्षांशों के बीच में स्थित है, ठीक है? तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश का एरिया हमने देखा था, मकर रेखा से कर्क रेखा तक जो बीच का एरिया था, वो सारा किसमें आता था? उष्णकटिबंधीय प्रदेश में आता था। तो उसी एरिया की बात हो रही है, 8 डिग्री से लेकर 28 डिग्री अक्षांश तक का एरिया जो होता है, वो मानसूनी प्रदेश कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर बादल बनते हैं और वर्षा भी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए मानसून हमेशा आया रहता है यहाँ पर। यह प्रदेश भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिणी भागों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में स्थित है। आपने जितने भी महाद्वीप देखे हैं जो इस एरिया में आते हैं, जैसे चाहे वो एशिया महाद्वीप हो, अफ्रीका महाद्वीप हो, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, मतलब कोई भी महाद्वीप हो जो इस एरिया में आ रहा है, तो जो महाद्वीप का पूर्वी भाग होता है, वहाँ पर इनका विस्तार ज़्यादातर होता है, ठीक है, मानसूनी प्रदेशों का। क्योंकि पूर्वी भाग में क्या होता है कि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो पानी गर्म होता है। जब पानी गर्म होगा, बाष्प बनेगा, तो बादल बनेंगे, फिर वर्षा भी कराता है, ठीक है। जबकि पश्चिमी भागों में क्या होता है, वहाँ तक बादल जाते-जाते क्या होता है, वो रुक जाते हैं, ठीक है, हवा की वजह से या पहाड़-वहाड़ आ गए, तो उनकी वजह से वो रुक जाते हैं, तो वर्षा जो होती है, वो पूर्वी भागों में ज़्यादातर होती है। इसलिए कहा गया कि इनका जो विस्तार है, वो कहाँ पर है? तो भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिणी भागों में, महाद्वीपों के पूर्वी भागों में ये स्थित होते हैं। इनके अगर विस्तार की हम बात करें तो एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस द्वीप समूह में पाया जाता है। ठीक है, अगर एशिया की बात की गई है तो अगर हम एशिया में बात करें मानसूनी प्रदेश की, तो भारत में अगर साउथ का एरिया देखें आप, ठीक है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, बर्मा में, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, मानसूनी प्रदेश के। तो मानसूनी प्रदेश आपको क्लियर हो गया होगा कि मानसूनी प्रदेश जो होता है वो आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु के विशिष्ट प्रदेश कहे जाते हैं। इनकी स्थिति उष्णकटिबंध में 8 अक्षांश से लेकर 28 डिग्री अक्षांशों के बीच में स्थित है और यह प्रदेश भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिणी भागों में स्थित महाद्वीपों के पूर्वी भागों में स्थित होते हैं। और एशिया में इनका विस्तार भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ठीक है, इन जगह पर ये पाए जाते हैं मानसूनी प्रदेश, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो वर्षा भी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तथा शीतकाल में 10 डिग्री तक चला जाता है। देखिए पाकिस्तान में भी बहुत तापमान रहता है, ठीक है, 40 डिग्री तो नॉर्मल है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी उत्तरी भारत में देखिए 40 डिग्री तक पहुँच जाता है जब गर्मियाँ पड़ती हैं। ठीक है, अगर हम सर्दियों में पहुँचते हैं तो 10 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। ठीक है, तो यही बात हो रही है, तो ये एरिया जो है वो मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आता है, भारत की अगर हम बात करें तो। तो यहाँ पर गर्मियों में तापमान 40 डिग्री या उससे अधिक और शीतकाल में 10 डिग्री तक चला जाता है। वर्षा की मात्रा भी निश्चित नहीं होती, इसलिए इसे कृषि का जुआ भी कहते हैं, क्योंकि वर्षा की मात्रा निश्चित नहीं है, कब वर्षा हो जाए किसी को नहीं पता। आपने मान लिया कृषि की और फिर इतनी बारिश हो गई, ओले-ओले भी गिर गए अगर, ठीक है, तो जितनी भी कृषि होती है वो बर्बाद हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर कृषि का जुआ भी इसे कहा जाता है इस स्थान को। अब हम मानव जीवन और उद्योग धंधों की बात कर लेते हैं कि मानव जीवन कैसा है, उद्योग धंधे कैसे हैं। तो इन प्रदेशों में मानव जो होते हैं वो कृषि, खनिज, उद्योग धंधे विकसित होने के कारण अधिक विकास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे खेती अच्छी खासी हो जाती है तो लोग व्यापार कर रहे हैं, भूमि भी इतनी ऊँची-नीची नहीं है, समतल है, तो उद्योग धंधे भी बहुत अच्छे से लग जाते हैं, खनिज भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि यहाँ का जो मानव है वो अच्छा खासा विकास। और इससे पहले हमने टुंड्रा प्रदेशों के बारे में पढ़ा, टैगा प्रदेशों के बारे में पढ़ा, लेकिन वहाँ पर इतनी बर्फ पड़ती थी, विरल जनसंख्या थी, ठीक है? तो वहाँ पर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मानव जो है वो विकास कर रहा है, ठीक है? सघन क्षेत्रों में भी रहता है, ऐसा नहीं कि काफ़ी दूर-दूर रहता हो, ठीक है? अनुकूल कर सकते हैं, यहाँ पे अनुकूलन की स्थिति है, इसलिए पास-पास रहते हैं, कृषि करते हैं, खनिज उद्योग धंधे चलाते हैं, ठीक है? और विकास कर रहे हैं अपना। शिक्षा, यातायात के साधन, उपयुक्त जलवायु के कारण यहाँ के लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, ठीक है? अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो शिक्षा लोग शिक्षित हैं, ठीक है? यातायात के साधन भी अच्छे खासे हैं क्योंकि भूमि जो है वो समतल है, ठीक है? ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं है उसमें, ठीक है? उपयुक्त जलवायु है, रहने लायक जलवायु है, इसलिए यहाँ के जो लोग होते हैं वो अधिक आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो अधिक संपन्न हैं, ठीक है? अब दूसरा हम पढ़ेंगे सवाना प्रदेश, जो कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। सवाना प्रदेश एक तरीके से घास होती है, ठीक है? जो घास होती है इसी को हम लोग सवाना कह देते हैं। तो सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहते हैं। यहाँ पर्याप्त रूप से छोटे वृक्ष ऐसे लगे होते हैं, यह क्षेत्र एकदम हरा-भरा घना रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो सवाना किसे कहा जाता है? तो सवाना प्रदेश एक तरीके से घास के मैदान को कहा जाता है, जहाँ पे चारों तरफ आपको घास देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सवाना क्या है? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को हम सवाना कहते हैं। यहाँ पर्याप्त रूप से छोटे वृक्ष ऐसे लगे होते हैं, यह क्षेत्र एकदम घना हरा-भरा रहता है। ठीक है, मतलब वही जैसे घास लगी होती है एकदम हरी-भरी सी, तो वैसे ही रहता है क्षेत्र। यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य कोलंबिया, वेनेजुएला, दक्षिण मध्य ब्राज़ील, पराग्वे, अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्रों एवं भारत तक फैला है। ठीक है, अगर इसके विस्तार की हम बात करें तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच अक्षांश के जो भी एरिया आता है, वहाँ पर सवाना प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है, ये घास के मैदान पाए जाते हैं और इनका अगर हम विस्तार की बात करें तो मध्य कोलंबिया में, जो कि उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है, वेनेजुएला, दक्षिण मध्य ब्राज़ील जो है आपका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में, पराग्वे है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, तो इनके पर्वतीय क्षेत्रों में और भारत के भी कुछ एरिया में ये फैला हुआ है, ठीक है। इसका सबसे अधिक विस्तार सूडान में है, इसे उष्ण घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर हम पूछे सवाना प्रदेश का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है, तो सूडान में है और इसे उष्ण घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और क्या है सवाना के बारे में? तो सवाना घास को ब्राज़ील में कैम्पोज़,
पराग्वे तथा अर्जेंटीना में ग्रान चाको तथा ओरिनिको बेसिन में लानोस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलग-अलग जगह इसके अलग-अलग नाम दे रखे हैं उन्होंने। जैसे घास के नाम आपने पढ़े होंगे, ठीक है, कि हर जगह अलग-अलग घास के नाम रहते हैं। तो वैसे ही है कि सवाना घास के मैदानों को अगर हम ब्राज़ील में बात करें तो इन्हें कैंपोस कहा जाता है। पराग्वे तथा अर्जेंटीना में अगर हम बात करें, क्योंकि ये एक-दूसरे के पड़ोसी हैं इसलिए नाम सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर इसे ग्रान चाको कहा जाता है तथा ओरिनिको जो बेसिन है वहाँ पर इसे लानोस के नाम से जाना जाता है। अगर हम यहाँ के जीव-जंतु की बात करें, कैसे जीव-जंतु पाए जाते हैं, तो सेम जो नॉर्मल जीव-जंतु हैं, हिरन है, ज़ेब्रा है, जंगली भैंसा, जिराफ, शेर, चीता, ये सारे जीव-जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव-जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। मानव जीवन की बात करें, उद्योग धंधों की बात करें, तो यहाँ के लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जो आदिवासी टाइप के लोग होते हैं वही रहते हैं, ठीक है? और जो आदिवासी होते हैं, तो वो आदिम कृषि करते हैं, एकदम स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसे हम लोग झूम कृषि कहते हैं, ठीक है? तो स्थानांतरित कृषि करते हैं, एक स्थान पर रहकर कृषि नहीं करते, मतलब एक स्थान पे रहे, कृषि की उस भूमि को छोड़कर चले गए, फिर दूसरे स्थान पर कृषि करने लग गए, तो ऐसा रहता है, इसे कहते हैं हम लोग स्थानांतरित कृषि, ठीक है? ये करते हैं, पशुचारण करते हैं, ठीक है? पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, उनका पशुपालन करते हैं, ठीक है? दूध का उत्पादन करते हैं, तो ये सारे उद्योग धंधे हैं, मानव जीवन है यहाँ का। अब जो तीसरा पार्ट आया उष्णकटिबंधीय प्रदेश का, वो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है? अब हम इसकी बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश की। इसका जो विस्तार है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में है, ठीक है? तो अगर हम बात करें कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कहाँ पर है, तो भूमध्य रेखा आपको पता है पृथ्वी को बीचों-बीच से काटती है, तो इसके दोनों ओर 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में इसका विस्तार है। इस प्राकृतिक प्रदेश का सबसे बड़ा भाग सहारा मरुस्थल है। तो सहारा मरुस्थल का नाम आपने सुना होगा, संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा जाता है सहारा मरुस्थल। लगभग 12 देश की सीमा इससे लगती है, तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा होगा ये। और यहाँ पर जब धूल की आंधी आती है, जिसे सिरोको कहते हैं, तो बहुत बवंडर सा उड़ता है, कुछ भी नहीं दिखता, बहुत बुरी तरीके से आंधी आती है। ठीक है, तो इसी की हम बात कर रहे हैं, सहारा मरुस्थल की, जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है और अफ्रीका के 12 देशों में, अफ्रीका महाद्वीप के 12 देशों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो इसका विस्तार कहाँ है, तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में इसका विस्तार है। इस प्रदेश का सबसे बड़ा भाग सहारा मरुस्थल है, इसलिए इसे प्राकृतिक प्रदेश को, मतलब इसलिए इस प्राकृतिक प्रदेश को हम किस नाम से जानते हैं, तो सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश भी इसे कहा जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश को और किस नाम से जानते हैं, तो सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश भी इसे कहा जाता है। अगर वार्षिक वर्षा की बात करें, तो जहाँ रेगिस्तान होता है, तो आपको पता है कि वर्षा वहाँ पे हमेशा ही कम रहती है, तो यहाँ पर भी वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होती, 25 सेंटीमीटर से कम होती है। अगर हम एशिया में बात करें इसी क्षेत्र की, तो एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, बलूचिस्तान और भारत में जो थार का मरुस्थल है, ठीक है, तथा दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें, तो आटाकामा मरुस्थल, जिसे सबसे शुष्क स्थान कहा जाता है पृथ्वी का। ठीक है, सबसे ज्यादा सूखा स्थान अगर किसी को कहा जाता है, तो दक्षिण अमेरिका का जो आटाकामा मरुस्थल है, इसे सबसे शुष्क कहा जाता है। ठीक है, सबसे सूखा। तो ये सारे क्षेत्र हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। अगर हम वनस्पति की बात करें, तो कम वर्षा तथा शुष्कता के कारण कटीली झाड़ियां यहाँ पर मिलती हैं, इन्हें मरुद्भिज कहते हैं। ठीक है, अगर वनस्पति की बात करें, तो आपको पता है कि मरुस्थल में कैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो कांटेदार पाई जाती हैं सारी, क्योंकि इन्हें पानी नहीं मिलता। ठीक है, तो जो पत्तियां होती हैं इनकी सुकड़ जाती हैं और कांटे का रूप ले लेती हैं, ताकि वो बाष्पोत्सर्जन कर सके अपना। ठीक है, तो कम वर्षा तथा शुष्कता के कारण जो कटीली झाड़ियां यहाँ पर मिलती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो मरुद्भिज इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये वनस्पतियों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मानव जीवन की और उद्योग धंधे की, कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र में लोग रहते हैं, उनका मानव जीवन कैसा होता है, उद्योग धंधे वो क्या करते हैं। नील नदी घाटी एवं डेल्टाई भागों में मानसूनी प्रदेश घनी जनसंख्या है। यहाँ जनसंख्या का बास जल प्राप्ति के ऊपर निर्भर करता है। मरुधानों के कारण लोग कृषि कार्य में लगे हैं तथा चलवासी पशु चारक हैं जो घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा कहाँ फैला है, तो सहारा मरुस्थल के आसपास का जो एरिया है वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सहारा जो मरुस्थल, उसी के पास में एक नदी बहती है जो विश्व की सबसे लंबी नदी कही जाती है, जिसे हम लोग नील नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी एरिया में पाई जाती है भी। तो नील नदी घाटी जो है तथा जो डेल्टाई भाग है, वहाँ पर मानसूनी प्रदेश पाए जाते हैं थोड़े से, तो वहाँ पर वर्षा भी होती रहती है, इसलिए वहाँ पर घनी जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, और अगर इन क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर पानी हर जगह प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आपको पता है रेगिस्तान में पानी हर जगह नहीं मिलता। तो इसलिए यहाँ पर पानी के ऊपर जनसंख्या निर्भर करती है, कि जहाँ ज्यादा पानी मिल जाता है तो वहाँ पर ज्यादातर जनसंख्या रहती है। जैसे कहीं कहीं पर कोई नहर खोद दी गई है, नहर है, या कहीं पर कोई नदी निकल रही है, तो वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या पाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या का बास जो है, वो जल प्राप्ति के ऊपर निर्भर करता है। और जो मरुधान के जो अधिकांश लोग होते हैं, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों के जो अधिकांश लोग होते हैं, वो कृषि कार्यों में लगे होते हैं, या चलवासी पशुचारक हैं जो एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं अपने पशुओं के साथ। ठीक है, और घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश के बारे में देखिए, दोनों में अंतर क्या होता है। उष्ण का मतलब होता है गर्मी, जहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वो सारे क्षेत्र हमने पढ़े थे उष्णकटिबंधीय में। इसका मतलब है शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण दो शब्दों से मिलकर बना है, शीत प्लस उष्ण, मतलब जहाँ पर गर्मी भी पड़े सर्दी भी पड़े। ठीक है, तो ऐसे एरिया जो होता है वो आता है आपका शीतोष्ण कटिबंधी में। ठीक है, और जो शीत कटिबंध था उसका मतलब ही है सर्दी। ठीक है, जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़े। ठीक है, तो हमने ग्लोब में सारी चीजें दिखाई थी आपको लास्ट वीडियो में, कि उष्ण का और शीतोष्ण कहाँ पर स्थित है और शीत कटिबंध कहाँ पर स्थित है। देखिए, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच का जो क्षेत्र होता है वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। इसे समशीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। देखिए, अगर आप ग्लोब देखें, तो उसमें सबसे लास्ट में जो है आपका ध्रुवों के पास में, वो शीत कटिबंध पाया जाता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है, 8 से 9 महीने साल में बर्फ जमी रहती है वहाँ पर, तो वो शीत कटिबंध होता है। उष्ण कटिबंध कहाँ पड़ेगा आपका, जो भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, उसके आसपास का जो एरिया होगा वो उष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के जो बीच का एरिया है, ठीक है, जहाँ पर गर्मी भी पड़ेगी और सर्दी भी पड़ेगी, तो उस एरिया को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, और इसे समशीतोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है, याद रखना। अगर हम तापमान की बात करें यहाँ के,
तो इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहाँ गर्मी व सर्दी के मौसम के तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं होता। सूर्य की किरणें तिरछी रहती हैं तो तापमान भी कम रहता है। ठीक है, अगर हम तापमान की बात करें तो यहाँ पर ना ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, ना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। ठीक है, कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं, इसलिए ज़्यादा तापमान यहाँ नहीं रहता। अगर हम विस्तार की बात करें तो 30 डिग्री से लेकर 65 डिग्री अक्षांश तक दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। दोनों गोलार्ध में शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांश तक दोनों गोलार्धों में शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश का विस्तार है। तापमान व वर्षा की मात्रा में पर्याप्त अंतर के कारण इस कटिबंध में कई प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है, तापमान में जो चेंजमेंट देखने को मिलता है या वर्षा की जो मात्रा है, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है, इसके आधार पर इस कटिबंध में कई प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, दूसरा आपका शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश और तीसरा है आपका स्टेपी प्रदेश। ठीक है, 3 प्रदेश है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे उष्ण कटिबंध में हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जैसे सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश था। वैसे ही शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में भी हमें 3 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और ये किस आधार पर बाँटा गया, तो तापमान और वर्षा की मात्रा के आधार पर। ठीक है, अलग-अलग जो पाई जाती है उसके आधार पर 3 प्राकृतिक प्रदेश इसमें आते हैं, जिसमें आपका भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश आ जाता है, शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश आ जाता है और स्टेपी प्रदेश आ जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की। अगर हम इसका विस्तार देखें तो 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांश के मध्य में ये पाया जाता है। ठीक है, अगर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की हम बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा, तो 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 45 डिग्री अक्षांश के मध्य में ये पाया जाता है। जैसे अगर हम पूरे अगर बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश की, तो 30 डिग्री से 65 डिग्री तक अक्षांश तक पाया जाता है दोनों गोलार्धों में। तो उसी में जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है वो आपका 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांश के मध्य में पाया जाएगा। इस प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर के देश, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सारे प्रदेश किसमें आ जाते हैं, तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, जो कि भूमध्य सागर के चारों ओर फैले हुए जो देश हैं, जिसमें आपका उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया आ जाता है, दक्षिण अमेरिका में चिली आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया के जो दक्षिणी भाग है, जो दक्षिणी हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का वो आ जाता है और न्यूजीलैंड जो देश है आपका वो आ जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट, जो भूमध्य सागर के चारों तरफ फैली हुई हैं, तो ये सारी इसके अंतर्गत आती हैं। अगर हम वर्षा की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ औसत वार्षिक वर्षा शुष्क भागों में 40 से 50 सेंटीमीटर तक और आर्द्र भागों में 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। ठीक है, वर्षा में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करें, जो शुष्क भाग है, ठीक है, तो वहाँ पर 40 से 50 सेंटीमीटर तक होती है और जो आर्द्र भाग है, वहाँ पर 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा देखी जाती है। ठीक है, जीव-जंतुओं की अगर हम बात करें, यहाँ चारागाह का अभाव होता है, इसलिए गाय, भैंस एवं अन्य जीव-जंतुओं की संख्या कम पाई जाती है। ठीक है, इतना चारागाह देखने को नहीं मिलता क्योंकि शुष्क प्रदेश है। ठीक है, तो चारागाह का अभाव होता है, इसलिए गाय, भैंस और जो अन्य जीव-जंतु हैं, जो पालतू जीव-जंतु होते हैं या दुधारू जीव-जंतु होते हैं, वो कम पाए जाते हैं। शुष्क भागों में भेड़-बकरियाँ एवं रंग-बिरंगी चिड़ियाँ सही मात्रा में पाई जाती हैं। अगर हम शुष्क भागों में जाएँ, तो वहाँ पर तो थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है भेड़-बकरी आदि। तापमान की बात करें तो सर्दियों में 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। वहीं गर्मियों में 27 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, अगर तापमान की बात करें तो सर्दियों में 4 से 10 के बीच में रहता है और गर्मियों में 20 से 27 के बीच में रहता है। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, ना ज़्यादा सर्दी रहती है, ना ज़्यादा गर्मी रहती है। तो वही है कि 4 डिग्री से 10 डिग्री आपको सर्दियों में देखने को मिलेगा और गर्मियों में बढ़ेगा तो 20 से 27 तक रहेगा। मानव जीवन एवं उद्योग धंधों की अगर हम बात करें, अधिकांश भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश व्यापार तथा वाणिज्य में उन्नतशील है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा व्यापार में है ये। ठीक है, हम वाणिज्य में कहें, इस प्रदेश के लोग उन्नतशील जीवन जीते हैं। इस क्षेत्र को विश्व के बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काफ़ी बागान यहाँ पर देखने को मिलते हैं, चाहे आप अमेरिका में चले जाएँ, कैलिफोर्निया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में चले तो काफ़ी बागान देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे विश्व के बागानों की भूमि कहा जाता है। यहाँ रसीले फलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये जो एरिया होता है, इसमें सबसे ज़्यादा रसीले फल जो होते हैं, उनका उत्पादन किया जाता है। अंगूर की खेती विस्तृत होने के कारण मदिरा उत्पादन भी सर्वाधिक है। अंगूर की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, इसलिए शराब वगैरह भी सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। और पर्यटन उद्योग में भी एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। ठीक है, पर्यटन उद्योग की अगर देखें, तो वहाँ पर भी काफ़ी उन्नतशील है ये, काफ़ी लोग पर्यटन के हिसाब से ये जगह जाते हैं घूमने के लिए, तो पर्यटन उद्योग भी काफ़ी फेमस है। अगर प्रमुख वनस्पतियों की अगर हम बात करें, तो चीड़ है, ओक है, सीडर, वालनट, कार्कवुड आदि प्रमुख वनस्पतियाँ हैं इस क्षेत्र की। झाड़ियों का पाया जाना यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों की सबसे प्रमुख विशेषता है। ठीक है, झाड़ियाँ काफ़ी पाई जाती हैं यहाँ पर, इसलिए कहा गया कि प्राकृतिक वनस्पतियों की सबसे प्रमुख विशेषता है झाड़ियाँ। ठीक है, तो इतना हो गया आपका, ये हमने पढ़ लिया जलवायु प्रदेश के बारे में, शीतोष्ण की। अब हम बात करेंगे शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश की, ठीक है? जो सेकंड है आपका इसके अंतर्गत आता है। तो शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार जो है, वो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य में स्थित है। ठीक है? अगर हम बात करें तो दोनों ही उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ही क्या है, 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य में ये स्थित होता है शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। तापमान की बात करें तो गर्मियों में 40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तापमान पहुँच जाता है, ठीक है? क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश है और सर्दियों में इसका जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुँच जाता है। ठीक है? तो इसमें अंतर देखने को मिलेगा आपका कि गर्मियों में तो 40 डिग्री से ऊपर पहुँच जा रहा है और सर्दियों में वहीं 0 डिग्री से भी नीचे पहुँच जाता है। वर्षा की बात करें
तो चारों तरफ ये पर्वतों से ज़्यादातर घिरा रहता है हिस्सा, तो 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है, ठीक है? और सर्दियों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हिमपात भी देखने को मिलता है। आपने 1-2 मरुस्थलों के नाम सुने होंगे जहाँ पे हिमपात होता है, ठीक है? तो वो सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, क्योंकि पर्वतों से काफ़ी घिरा रहता है और सर्दियों में यहाँ पर हिमपात भी देखने को मिलता है। वनस्पतियों की अगर हम बात करें, जलवायु अति शुष्क होने के कारण प्राकृतिक वनस्पतियाँ, घास, कटीली झाड़ियाँ उगती हैं, ठीक है? तो जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में चीज़ें होती हैं, वैसी वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी जिसमें कटीली झाड़ियाँ, क्योंकि बारिश होती नहीं है, पानी होता नहीं है, तो कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है? और जलवायु अति शुष्क है, इसलिए घास और ज़्यादातर आपको कटीली झाड़ियाँ ही मिलेंगी। जीव-जंतुओं की अगर हम बात करें तो इस प्रदेश में पाए जाने वाले समस्त जीव-जंतु यहाँ पाई जाने वाली घासों एवं वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं, ठीक है? जो भी मतलब जीव-जंतु पाए जाएँगे, अब कुछ वनस्पति वैसी तो है नहीं, तो इन्हीं पर डिपेंड करेंगे वो। पशु में भेड़-बकरियाँ, खच्चर, तिब्बती भैंसें इत्यादि हैं। इनसे दुग्ध, ऊन व मांस प्राप्त किया जाता है, ठीक है? अगर बात की जाए तो भेड़-बकरियाँ, खच्चर, तिब्बती भैंसें ये सारी यहाँ पर देखने को मिलते हैं जीव-जंतुओं में, और जिनसे हमें क्या-क्या चीज़ मिलता है, तो दूध मिलता है, ऊन मिलती है और मांस प्राप्त होता है। अब मानव जीवन व उद्योग धंधों की अगर हम बात करें, यह प्रदेश पिछड़ा होने के कारण जनसंख्या विस्तार बहुत ही विरल पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि पिछड़ा क्या है कि ज़्यादा वनस्पतियाँ नहीं है, कृषि आप कर नहीं सकते, जल की कमी होती है, तो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए जनसंख्या का जो विस्तार है वो काफ़ी विरल है, काफ़ी दूर-दूर लोग रहते हैं। वर्षा कम होने के कारण कृषि कार्य नहीं हो पाता। गेहूँ की खेती ऑस्ट्रेलिया के मरे व डार्लिंग नदी के बेसिन में होती है। ठीक है, तो मरे व डार्लिंग एक नदी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ठीक है, तो उसका जो बेसिन है वहाँ पर गेहूँ की खेती देखने को मिलती है, जो भी इसी एरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ खेती वगैरह की चीज़ें यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इतना हो गया मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्टेपी प्रदेश के बारे में। अगर हम स्टेपी प्रदेश के विस्तार की बात करें, तो उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भागों में ये स्थित होता है। ठीक है, जैसे वो महाद्वीपों के दक्षिणी भागों में या पश्चिमी भागों में स्थित है, तो 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी जो महाद्वीप हैं, उनके आंतरिक भागों में इसका विस्तार होता है। ठीक है, स्टेपी प्रदेश को अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से संबोधित किया जाता है। देखिए, स्टेपी प्रदेश होता क्या है, इसमें कि एक तरीके से आपको सिर्फ घास देखने को मिलती है, पेड़-पौधे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, सिर्फ घास ही घास देखने को मिलेगी। स्क्रीन पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, देखिए पूरी हरी घास है और यही आपको देखने को मिलती है, ठीक है? हरी घास हो या कैसी भी घास हो, लेकिन घास ही देखने को मिलेगी। अगर आपने सीरीज़ देखी है स्ट्रेंजर थिंग, तो उसमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पेड़-पौधे बहुत कम होते हैं, सिर्फ़ घास देखने को मिलती है, तो ये सारे स्टेपी प्रदेश के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें, यूरेशिया में इसे स्टेपी कहा जाता है, जो घास के मैदान होते हैं। उत्तरी अमेरिका में इसे हम प्रेरी कह देते हैं, ठीक है? ये सेम ही चीज़ है, जहाँ पे सिर्फ़ घास-घास देखने को मिलती है, पेड़-पौधे बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है? पहाड़ होंगे और सिर्फ़ घास होगी। फिर दक्षिण अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर इसे पम्पास कह देते हैं, ठीक है? जो स्टेपी प्रदेश होते हैं, उन्हें पम्पास कह देते हैं। दक्षिण अफ्रीका में इसे वेल्ड कह देते हैं, जो घास होती है। ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहते हैं, ठीक है? सब एक ही चीज़ है, सिर्फ़ नाम अलग-अलग है। यूरेशिया में हम यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप और एशिया, वहाँ पर इसे स्टेपी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में इसे पम्पास कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वेल्ड कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद कर लेना अच्छे से, कई जगह इनके नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, टेट वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। जीव-जंतुओं की बात करें तो इस प्रदेश में शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों ही प्रकार के पशु मिलते हैं। ठीक है, शाकाहारी भी देखने को मिलेंगे आपको, मांसाहारी भी मिलेंगे। गाय, भेड़, बकरी एवं घोड़े प्रमुख शाकाहारी पशु हैं। ऑस्ट्रेलिया में एमू तथा हिगो एवं खरगोश प्रमुख रूप से मिलते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में तो आप जानते ही हैं, कंगारू काफ़ी फेमस है वहाँ के। ठीक है, एमू है, हिगो है, खरगोश है, ये प्रमुख रूप से मिलते हैं। यहाँ की घास भूमि में अनेक प्रकार के जीवों की प्राकृतिक आवास है। अगर घास भूमि की बात करें, क्योंकि घास ही होती है, स्टेपीज़ मतलब यही रहता है। घास भूमियाँ हैं, वहाँ पर अनेक प्रकार के जीवों का वह प्राकृतिक आवास है। इसमें नखदंती, सरीसृप तथा पक्षी सम्मिलित हैं। एशिया के स्टेपी प्रदेशों में बारहसिंगा, जंगली गधे, घोड़े, भेड़िया आदि पाए जाते हैं। अगर हम एशिया की बात करें, तो यहाँ पर स्टेपी प्रदेशों में आपको बारहसिंगा देखने को मिल जाएगा, जंगली गधे देखने को मिल जाएँगे, घोड़े देखने को मिल जाएँगे और भेड़िए देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? अगर हम मानव जीवन और उद्योग धंधों की बात करें इन एरियाज़ में जहाँ स्टेपी प्रदेश पाए जाते हैं, तो यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय है वो पशुपालन होता है। क्योंकि पशुपालन क्या है कि ज़्यादातर दूध देने वाले जानवर यहाँ पाए जाते हैं, तो प्रमुख व्यवसाय पशुपालन हो जाता है। यहाँ ऊन एवं माँस का व्यापार होता है। कृषि के अंतर्गत वर्षा वाले भागों में, जहाँ पर वर्षा होती है इन प्रदेशों में, ठीक है? तो वहाँ पर कृषि भी की जा सकती है। तो वहाँ पर गेहूँ, जौ, मक्का, कपास, चुकंदर तथा सूरजमुखी का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर्यटन उद्योग भी काफ़ी फ़ेमस है, ठीक है? फ़िल्मों की शूटिंग वगैरह होती है, तो पर्यटन उद्योग भी काफ़ी फ़ेमस रहता है, ठीक है? लोग घूमने काफ़ी जाते हैं यहाँ पर। तो पर्यटन उद्योग काफ़ी विकसित है यहाँ का, और जहाँ पे वर्षा होती है तो वहाँ पे कृषि की जाती है, तो वहाँ पर गेहूँ है, जौ है, मक्का, कपास, चुकंदर, सूरजमुखी, इन सभी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है? तो इतना ही है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में इतना ही है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भूखंडों का विभाजन, जिसमें हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ की स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार है, यही सारी जो हेडिंग है ना, यही पढ़ेंगे सब कुछ। मानव है, मानव जीवन, उद्योग धंधे, वनस्पतियाँ, यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है सातों महाद्वीपों में। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है। इतना मत सोचना कि इतनी सारी थ्योरी है, हमें सारी कुछ पढ़नी पड़ेगी। आपको बस सिंपली चीज़ का नाम लिखना है, जैसे कि क्या उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उसके बाद उसके बारे में थोड़ा-सा लिखना है। अगर आपको मान लीजिए सवाना प्रदेश के बारे में नहीं आ रहा, तो उसका मतलब क्या है कि उसमें उष्णकटिबंधीय प्रदेश से जुड़ी हुई चीज़ें ही होंगी। ठीक है? ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? तो वही सारी हेडिंग्स रहनी है, सभी में सेम है, मानव जीवन, उद्योग धंधे, वनस्पतियाँ, पशु,
ठीक है? तो यही सारी हेडिंग रहनी है, विस्तार वगैरह, तो इन्हीं के बारे में आपको लिखना है, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका भूखंडों का विवरण, जिसमें हमें सातों महाद्वीप के बारे में पढ़ना है, वहाँ की जैसी जलवायु है, कैसे उद्योग धंधे हैं, कैसी वनस्पति है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है। मतलब वही सारी हेडिंग रहेंगी जो हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है? शीतोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं, ठीक है? अगर हम भूभाग की बात करें, तो पृथ्वी पर भूभाग की जो सबसे बड़ी इकाई होती है, उसे क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बँटा है, ठीक है? जितना भी स्थल है पूरी पृथ्वी का, वो 7 महाद्वीपों में बँटा हुआ है। कौन-कौन से हैं ये महाद्वीप? तो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है? ये 7 महाद्वीप हैं। तो एशिया से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा एशिया है और एशिया में ही हम रहते हैं। एशिया महाद्वीप 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप में आता है। इस महाद्वीप में लगभग 49 देश हैं। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, व सबसे बड़ा देश रूस है। ठीक है, अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप में ही हम रहते हैं, ठीक है? हमारा भारत देश जो है वो एशिया महाद्वीप में ही आता है। अगर हम बात करें सातों महाद्वीप में तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? तो एशिया है जिसमें हम रहते हैं। संसार का 1/3 भाग है, वो एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है? अगर पूरे संसार का 1/3 करेंगे तो सोचिए अकेले सिर्फ एशिया महाद्वीप में आता है। इस महाद्वीप में लगभग 49 देश हैं, ठीक है? तो 49 देश हैं टोटल। एशिया का जो सबसे छोटा देश है वो मालदीव है और सबसे बड़ा देश कौन-सा है? तो रूस है, ठीक है? रूस आपने देखा होगा ऊपरी साइड पे है, सबसे बड़ा है, ठीक है? और सबसे छोटा देश क्या है? तो मालदीव है। अगर जनसंख्या के उससे देखें तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा देश आपका सिंगापुर हो जाता है और सबसे बड़ा हो जाता है आपका इंडिया, ठीक है? चीन रहता है और या इंडिया रहता है, ठीक है? ये दोनों रहते हैं सबसे ऊपर। अब हम स्थिति एवं विस्तार देख लेते हैं कि कहाँ स्थिति है, इसकी क्या स्थिति है, विस्तार क्या है। तो इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, ठीक है? अगर आप पूरब में जाएँ, ठीक है? तो आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा एशिया के, ठीक है? क्योंकि एशिया के पूर्व में अगर हम देखें तो जापान-अपान ये सारे देश जाते हैं तो इनके पूर्व में प्रशांत महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है। हम लोग देख ही रहे हैं कि अगर हम नीचे साइड जाते हैं भारत के तो हिंद महासागर में देखने को मिलता है। पश्चिम में आपको यूराल पर्वत देखने को मिलेगा, यूराल पर्वत की जो श्रृंखला है और कैस्पियन सागर और इसी से हम लोग किससे अलग हुए हैं? तो यूरोप से हमें अलग किया गया है। और उत्तर में अगर हम जाएँ तो उत्तर में हमें आर्कटिक महासागर देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये स्थिति में विस्तार हो गया कि पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत श्रृंखला और कैस्पियन सागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से एशिया महाद्वीप घिरा हुआ है। एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो को बोला जाता है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है? मोहनजोदारो मूवी भी आपने देखी होगी। तो ये स्थल जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। एशिया का सबसे ठंडा स्थान बरकोयांग्स रूस में स्थित है। ठीक है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, -60 से ऊपर पहुँच जाता है पारा। तो सबसे ठंडा स्थान कहाँ पे है? तो बरकोयांग्स जो कि रूस में स्थित है। एशिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर की अगर हम बात करें तो एवरेस्ट है। ठीक है? सबसे ऊँची चोटी एवरेस्ट है और जबकि हिमालय सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर। ठीक है? तो हिमालय की चोटी है एवरेस्ट। सबसे बड़ा डेल्टा अगर देखें, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा-ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो भारत एवं बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है? और सबसे बड़ा और सॉरी सबसे लंबा और ऊँचा पठार कौन-सा है? तो तिब्बत का पठार जो है, वो सबसे लंबा और ऊँचा पठार कहा जाता है विश्व का, ठीक है? और सबसे लंबा सागर कौन-सा है एशिया का? तो दक्षिणी चीन सागर जो है, उसे सबसे लंबा सागर कहा गया है। देखिए, चीन के आस-पास के जो भी सागर वगैरह हैं, तो चीन ने ऐसे ही बाँट रखा है, अगर दक्षिण में पड़ता है चीन के, तो दक्षिणी चीन सागर, पश्चिम में पड़ता है, तो पश्चिमी चीन सागर, ऐसे करके। तो सबसे लंबा सागर किसे माना जाता है? तो दक्षिणी चीन सागर को सबसे लंबा सागर माना जाता है। लाल सागर एवं स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में बन जाता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो एशिया को अफ्रीका से अलग करती हैं। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग कौन करता है? तो लाल सागर और स्वेज नहर, ठीक है, अलग करती है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, अगर हम एशिया की बात करें, आपको पता है ग्लोब में अगर आप देखेंगे, तो एशिया के जस्ट पास में क्या चीज़ देखने को मिलती है? एक साइड तो उल्टे हाथ पे अफ्रीका देखने को मिलता है, अफ्रीका महाद्वीप, और अगर हम सीधे हाथ पे देखेंगे, तो हमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया को क्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। ठीक है, क्योंकि रसिया और अमेरिका एकदम मिले-मिले से लगते हैं जब हम ग्लोब में देखते हैं, तो वो बेरिंग जल संधि ही है जो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, अब हम जलवायु की बात कर लेते हैं। सागर से अधिक दूरी होने के कारण यहाँ की जलवायु में विभिन्नता है। यहाँ का अधिकांश भाग मानसूनी पवनों से प्रभावित रहता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जून-जुलाई महीने में अधिक गर्मी और दिसंबर-जनवरी के महीने में अधिक सर्दी पड़ती है। तो देखिए, एशिया के जो देश हैं, यहाँ पर जलवायु अलग-अलग देखने को मिलती है, थोड़ी-सी और भिन्नता देखने को मिलती है। क्योंकि कुछ देश जो हैं, वो एकदम महासागरों के पास में स्थित हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो महासागरों से उनकी बहुत ज़्यादा दूरी है। जैसे कि हम रसिया की बात करें, ठीक है? और कुछ देश हैं जिनकी अगर हम बात करें, तो वो सागर से काफ़ी दूर है। हिंद महासागर देखिए उनसे कितनी दूर है, ठीक है? जबकि भारत से जस्ट लगा हुआ है हिंद महासागर, ठीक है? साइड में अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पे चक्रवात वगैरह आते रहते हैं, तो जलवायु में चेंजमेंट देखने को मिलता रहता है, ठीक है? जबकि कुछ देश जो हैं वो काफ़ी दूर हैं सागर महासागरों से, तो वहाँ पर जलवायु थोड़ी अलग देखने को मिलती है, ठीक है? इसलिए कहा गया है कि जून-जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और दिसंबर-जनवरी के महीने में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, ठीक है? तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि जून-जुलाई महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और दिसंबर-जनवरी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ठीक है? तो ये जलवायु के बारे में हो गया। वन देख लेते हैं, फॉरेस्ट कैसे देखने को मिलते हैं यहाँ पर। इस महाद्वीप में भूमध्य सागरीय, मानसूनी, शीतोष्ण वसंत पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पर भूमध्य सागरीय, मानसूनी वन और शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। यहाँ सदाबहार वन, पतझड़ वन, कोणधारी वन, घास के मैदान एवं कटीली झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। उत्तरी रूस में अधिक शीत होने के कारण मोसिस एवं लाइकेन नामक काई पाई जाती है। तो देखिए, हर तरीके की जलवायु वहाँ पर विभिन्नता है जलवायु में। तो वनस्पतियाँ भी हर तरीके की देखने को मिलती हैं, भूमध्य सागरीय भी मिलेंगी आपकी, ठीक है, मानसूनी भी मिलेंगी, शीतोष्ण वन भी पाए
सदाबहार वन भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जहाँ पे वर्षा होती रहती है, पतझड़ वन भी देखने को मिलते हैं। सर्दियों के इलाके में चले जाएँगे तो वहाँ पे कोणधारी वन भी देखने को मिलेंगे, घास के मैदान भी देखने को मिलेंगे। अगर रेगिस्तान के इलाके में चले गए तो आपको कटीली झाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी। अगर आप उत्तरी रूस में चले गए जहाँ पे हर जगह बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, ठीक है? शीत ऋतु होने के कारण या शीत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर मोसेस एवं लाइकेन नामक जो काई होती है वो भी मिलती है। ठीक है? तो रसिया में आपको पता है आर्कटिक महासागर के नीचे ही पड़ता है। तो आर्कटिक महासागर जो है आपका वो बिल्कुल बर्फ से ढका रहता है, बर्फ हमेशा रहती है। तो इस कारण वहाँ पे मोसेस एवं लाइकेन नामक काई जो होती है वो पाई जाती है। मुख्य जानवरों की अगर हम बात करें तो इस महाद्वीप में बंदर, हिरन, साँप, छिपकली, लोमड़ी आदि पाए जाते हैं। मानसूनी प्रदेशों में गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़ आदि पालतू जानवर पाए जाते हैं। तो जानवरों तो आप पता ही है, आप एशिया में ही रह रहे हैं, तो जो भी जानवर भारत में पाए जाएँगे, वो पाए जाएँगे यहाँ पर। ठीक है, लिख सकते हैं। मुख्य फसलों की बात करें तो ये भी आप लिख सकते हैं कि एशिया जो है वो कृषि की दृष्टि से काफ़ी धनी है। मुख्य फसलें यहाँ की गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चावल, दालें और तिलहनी फसलों में जैसे सरसों, नारियल, सूरजमुखी, कपास, जूट, रबर, चाय, ठीक है? ये सारी मुख्य फसलें हैं, अगर हम एशिया की बात करें। ठीक है, तो आप चीन की, भारत के हिसाब से लिख सकते हैं। अगर हम खनिज की बात करें तो लौह अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका भारत, चीन, रूस, मलेशिया, इंडोनेशिया में। बॉक्साइट की बात करें तो रूस और भारत में बॉक्साइट मिलता है। कोयला सबसे ज़्यादा चीन में मिलता है, साइबेरिया है, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, इराक। खनिज तेल की बात करें तो इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये खनिज है जो एशिया में पाए जाते हैं, याद कर लेना इन्हें। ठीक है, तो इतनी सारी हेडिंग रहेंगी, ज़्यादा हेडिंग्स नहीं है। ठीक है, अच्छे से ना याद कर लेना। एशिया महाद्वीप की बात हमने कर ली, अब हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की। ठीक है, तो यूरोप का नाम आप सभी ने सुना होगा, जहाँ पर इंग्लैंड आता है, जहाँ पर फ्रांस आता है, ये सारे देश यूरोप में ही स्थित हैं। ठीक है, तो यूरोप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ये क्या है कि सबसे छोटे महाद्वीपों की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, इससे छोटा एक और है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद ऑस्ट्रेलिया से जो बड़ा है वो यूरोप महाद्वीप है। इसलिए कहा गया कि विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में टोटल 50 देश आते हैं। यूरोप जो है वो एशिया से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक ही कह सकते हैं कि एक ही भूमि है यूरोप की और एशिया की, बस उसे हमने थोड़ा सा बांट रखा है। ठीक है, अलग अलग कर दिया है। यह तीनों तरफ से जल निकायों से घिरा हुआ है। उत्तर में आर्टिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर। ठीक है, क्या है कि ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ये चीज याद रखने, एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि जो यूरोप महाद्वीप है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि जो तीन जगह तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप ही कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो नीचे साइड आप देख रहे होंगे कि जो हिस्से हैं वो तीनों तरफ जल से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो नीचे का जो हिस्सा है वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो इसी तरह यूरोप में भी क्या है कि तीनों तरफ से ये जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। उत्तर में इसके आर्टिक महासागर आता है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर आता है और दक्षिण में भूमध्य महासागर आता है। कैस्पियन सागर तथा उरल की पहाड़ इसको एशिया से अलग करती है। अगर हम कैस्पियन सागर की बात करें और यूराल पर्वत की बात करें, ठीक है, तो ये क्या करता है, एशिया से अलग करता है किसको, यूरोप को। ठीक है, बीच में मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम सीमा बनाता है ये, और उस सीमा से क्या होता है, एशिया अलग हो जाता है, यूरोप अलग हो जाता है। खनिज, चारागाह, जल तथा उपजाऊ मिट्टी आदि संसाधनों में आधुनिक तकनीकी होने के कारण इस महाद्वीप में समृद्ध भूमि है। ठीक है, अगर हम कहें तो खनिज अच्छे खासे इसमें पाए जाते हैं, चारागाह भी काफी है। ठीक है, जल की कमी नहीं है, उपजाऊ मिट्टी है, तो इतने सारे संसाधन हैं, आधुनिक तकनीकी भी है इनके पास, इसलिए इस महाद्वीप को हम कह सकते हैं समृद्ध। इसकी तटीय रेखा काफी कटी-फटी होने के कारण यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, तो तटीय रेखा जो होता है वो कटी-फटी है इसकी, क्योंकि आसपास महासागर, समुद्र लगे हुए हैं, तो इसे यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। अगर हम स्थिति एवं विस्तार की बात करें तो एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। यह एशिया महाद्वीप में यूराल पर्वत श्रेणी, यूराल सागर और कैस्पियन सागर से अलग होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कौन सी चीजें सीमा बनाती हैं यूरोप की, ठीक है, जो एशिया से इसे अलग करती हैं, तो यूराल पर्वत श्रेणी जो है आपकी, यूराल सागर भी वहीं लगता है और कैस्पियन सागर, ये तीनों चीजें क्या करती है, सीमा बनाती हैं, जो कि एशिया को यूरोप से अलग करती है। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। ये चीज याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस चीज को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है उसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है और आपको पता है कि इसके उत्तर में आर्टिक महासागर है जो कि काफी ठंडा रहता है, जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, 8 से 9 महीने बर्फ में रहता है। ठीक है, थोड़े ऊपर चले जाए तो टुंड्रा टैगा वाली भी स्थिति आ जाती है, तो काफी ठंडा है यूरोप। लेकिन जो गल्फ स्ट्रीम है इससे क्या होता है, इसमें गर्म एकदम जल की धारा होती है, वो चलती है, जो क्या करती है, इसके आसपास के किनारे जो होते हैं तो वहाँ पर एकदम गर्मी उत्पन्न करती है, खेती कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, खेती वगैरह में यूज करते हैं, काफी चीजें हो जाती हैं, तो वो क्या करता है, एकदम गर्म कंबल का कार्य करता है, जो यूरोप में थोड़ी गर्मी रखता है। ठीक है, इसलिए गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। अगर हम बात करें जलवायु की यूरोप की, तो इसकी उत्तरी ध्रुवीय रेखा के निकट होने के कारण यहाँ का शीतकाल लंबा है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम समुद्री धारा बहने के कारण ध्रुवों के आसपास खेती करना संभव हो सका है। ठीक है, अगर हम जलवायु की बात करें तो ऊपर ध्रुव पड़ जाते हैं, तो ध्रुवों के ये बहुत पास में, उत्तरी ध्रुव के, तो उत्तरी ध्रुव रेखा पास होने के कारण यहाँ का जो शीतकाल होता है, क्या है, सर्दियों का जो टाइम होता है वो लंबा होता है। लेकिन गल्फ स्ट्रीम जो है, मैंने आपको बताया कि एकदम गर्म कंबल का कार्य करती है, तो इसके कारण ध्रुवों के आसपास खेती करना संभव हो सका है। ठीक है, तो ये जलवायु की बात होगी। वनों की बात कर लेते हैं, फॉरेस्ट क्या है। वनों से प्राप्त लकड़ी यहाँ पर मुलायम होती है, जिसे कागज या रेयान उद्योग में लगाया जाता है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग बनाच्छादित है। ठीक है, मतलब ज्यादातर भागों में वन लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, जो पेड़ों से लकड़ी मिलती है वो मुलायम होती है, जिसका हम लोग कागज बनाने में या रेयान बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो वनों के बारे में इतना ही है, कुछ पेड़ों के नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, मुख्य पशु की अगर हम बात करें तो इस महाद्वीप की नम एवं शीतोष्ण जलवायु होने के कारण यहाँ पशु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, नम भी है, शीतोष्ण जलवायु, इसलिए पशु ज्यादातर पाए जाते हैं, क्योंकि थोड़े ऊपर अगर हम पूछे तो टुंड्रा टोएगा में पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पे पशु जो होंगे वो सर्दी के इलाके के ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नम एवं शीतोष्ण जलवायु है, तो अच्छी खासी मात्रा में पशु मिल जाते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी यहाँ के दुधारू पशु हैं, जिनसे जिनसे डेयरी उद्योग चलते हैं। ब्राउन भालू, भेड़िया, सेबल तथा मिंग यहाँ के मुख्य पशु हैं। ठीक है, तो नाम याद रखना, ब्राउन भालू, भेड़िया, सेबल और मिंग यहाँ के मुख्य पशु हैं। फसलों की अगर हम बात करें तो मुख्य खाद्य फसलों की बात करें तो गेहूं, राई, जौ, जई आदि ये मुख्य खाद्य फसलें हैं। उसके बाद फिर रेशेदार फल भी काफी उगाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तरकारियां हैं, आलू है, चुकंदर है, इनकी खेती की जाती है, तो ये सारी यहाँ की मुख्य फसलें हो जाएंगी। खनिज की अगर हम बात करें,
ठीक है? तो खनिज में लौह अयस्क जो है वो आपका यूक्रेन, स्वीडन, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम यहाँ से प्राप्त हो जाता है। सीसा एवं जस्ता जो है वो बेल्जियम, फ्रांस और पोलैंड से प्राप्त होता है और कोयला जो है वो बेल्जियम एवं पोलैंड में प्राप्त होता है। ठीक है? तो मतलब खनिज की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है यूरोप। ठीक है? तो हर जगह आपको पता है यूक्रेन भी आपका जिससे अभी युद्ध चल रहा है रसिया का, वो भी कहाँ पर आता है? तो यूरोप महाद्वीप में आता है। स्वीडन है, यूके है, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम ये सारे यूरोप के ही देश हैं। ठीक है? तो लोहा सबसे ज़्यादा यूक्रेन और स्वीडन में पाया जाता है। सीसा एवं जस्ता बेल्जियम, फ्रांस में और कोयला बेल्जियम और पोलैंड में। ठीक है? तो यूरोप के बारे में इतना हो गया। अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। ठीक है? जो तीसरा आपका महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, इसकी हम बात कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका पृथ्वी के पूरी तरह से उत्तरी तथा पश्चिमी गोलार्ध में आता है। अगर हम ग्लोब में स्थिति देखें इसकी, तो पूरी तरीके से उत्तरी तथा पश्चिमी गोलार्ध में आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया एवं अफ्रीका के बाद तीसरा स्थान है इसका। इसका नाम अमीरगो वेस्पुक्की के नाम पर रखा गया है, जो इटली के अन्वेषक थे। ठीक है? इटली के एक खोजकर्ता थे जिनका नाम था अमीरगो वेस्पुक्की, तो इनके नाम पर इसका नाम अमेरिका रखा गया। और उत्तरी अमेरिका की अगर स्थिति देखें तो पूरी तरीके से कहाँ स्थित है ये? तो उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में ये आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो सबसे पहले एशिया का नाम आता है, उसके बाद अफ्रीका आता है, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका का आता है। ठीक है? तो तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है इसका। अगर स्थिति तथा विस्तार की हम बात करें कहाँ स्थित है, तो उत्तर में इसके आर्टिक महासागर स्थित है, पूर्व में इसके अटलांटिक महासागर स्थित है और पश्चिम में प्रशांत महासागर से ये घिरा हुआ है। ठीक है? तीनों तरफ सागर से घिरा हुआ है। उत्तर में आर्टिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर। इस महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में कई द्वीप समूह आते हैं, जिन्हें वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप या वेस्ट इंडीज कहा जाता है। ठीक है? तो इस महाद्वीप की अगर हम बात करें, उत्तरी अमेरिका की बात करें, तो इसके दक्षिणी हिस्से में कई सारे द्वीप समूह आते हैं, जिन्हें हम लोग वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप कहते हैं या वेस्ट इंडीज कहते हैं। तो आपने वेस्ट इंडीज देश का नाम सुना होगा, क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं ये लोग। ठीक है? तो वेस्ट इंडीज वाली यही है जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप या वेस्ट इंडीज इन्हें कहा जाता है। जो कहाँ स्थित है ये? तो ये उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। ठीक है? इतना हो गया। अब आपने वर्ल्ड का मैप तो देखा होगा, आपने देखा होगा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है? वो किससे जुड़ते हैं? तो एक जल संधि होती है जिसके द्वारा ये जुड़ते हैं, उसे हम लोग पनामा जल संधि कहते हैं। ठीक है? तो पनामा जल संधि इसे दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका को। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा गुजरती है। ठीक है? अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा दो देश हैं अलग अलग। ठीक है? तो इन दोनों के बीचों बीच से एक सीधी रेखा गुजरती है। ठीक है? जो बिल्कुल सीधी गई है, अगर आप मैप में भी देखेंगे बिल्कुल सीधी है, जो बराबर हिस्सों में मतलब बांट देती है, कह सकते हैं कि कनाडा और अमेरिका को अलग अलग कर देती है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन में काफी पूछा जाता है, जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, कि कौन सी रेखा है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा को अलग अलग करती है, बांटती है बीचों बीच से। ठीक है? तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो सीमा बनाती है। ठीक है? एक सीमा का काम करती है कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच में। इसमें मैक्सिको, सेंट लॉरेंस, कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रमुख है। ठीक है? अगर खाड़ियों की बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो मैक्सिको की जो खाड़ी है सेंट लॉरेंस की, और कैलिफोर्निया की खाड़ी सबसे प्रमुख है। इसके पश्चिमी तट पर रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है? रॉकीज जो आपने सुना होगा काफी फेमस है। ठीक है? पहले एंडीज आता है जो कि दक्षिण अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज है। ठीक है? जो कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उत्तरी अमेरिका की। ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स का मतलब है कि झीलें कह सकते हैं एक तरीके से हम। तो ग्रेट लेक्स जो है यहाँ की प्रमुख झीलें हैं, उनमें 5 झीलें आ जाती हैं। एक है सुपीरियर, मिशिगन, ठीक है, हरन लेक, ओंटारियो लेक, ठीक है, ऐसे करके 5 है टोटल। ठीक है? जो एक सीमा भी बनाती है एक तरीके से हम देखें तो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में जो सीमा का कार्य भी करती है, वो अलग करने का कार्य भी करती है। तो खाड़ियाँ कौन सी है? तो सेंट लॉरेंस की, मैक्सिको की और कैलिफोर्निया की। और ग्रेट लेक्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसमें सुपीरियर जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कही जाती है। ठीक है? मिशिगन है, हडन लेक है, ओंटारियो है, ये सारी प्रमुख झीलें हैं यहाँ की। जलवायु की बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका शीतोष्ण कटिबंध में तथा मैक्सिको का दक्षिण भाग तथा मध्य अमेरिका में उष्ण कटिबंध में आते हैं। ठीक है? अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है, मतलब थोड़ी सर्दी रहती होगी, थोड़ी ठंडक रहती होगी यहाँ पर। ठीक है? शीतोष्ण कटिबंध के बारे में तो हमने पढ़ा ही था। तो उत्तरी अमेरिका जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है। वहीं जो मैक्सिको का दक्षिणी भाग है, क्योंकि अगर हम उत्तरी अमेरिका के थोड़े दक्षिण में जाएं तो वहाँ पर मैक्सिको आता है, तो मैक्सिको का जो दक्षिणी भाग है और जो मध्य अमेरिका है वो उष्ण कटिबंध में आते हैं। ठीक है? अगर उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ऊपर वाली साइड जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में आएगी, मध्य वाली और जो नीचे वाला हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध में आता है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग से उत्तरी ध्रुव रेखा गुजरती है, इसलिए अत्यधिक ठंडा है। अगर उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग की हम बात करें तो उससे उत्तरी ध्रुव रेखा गुजरती है। ठीक है? पास से गुजरती है, इसलिए वो ज्यादातर ठंडा रहता है। यहाँ पर सर्दियों की ऋतुएं लंबी होती हैं, ठंडी होती हैं और वर्षा कम होती है। ठीक है? सर्दी ज्यादा रहती है, हिमपात वगैरह होता रहता है। ठीक है? वर्षा कम होती है। तो जलवायु की बात कर ली हमने, फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, वनों की बात कर लेते हैं। बर्फ बर्फ पड़ने के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत कम होती है यहाँ पर। यहाँ मॉसिस या लिंचेस पैदा होते हैं। ठीक है? ये बर्फ के अंदर भी जीवित रहते हैं। अगर वनों की बात करें तो ज्यादातर बर्फ गिरती रहती है हमेशा, तो ज्यादा प्राकृतिक वनस्पति तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन मॉसिस और लिंचेस जो होते हैं वो पैदा होते रहते हैं और ये बर्फ के अंदर भी जीवित रहते हैं। ठीक है? कुछ पौधे टाइप के होंगे, काई वगैरह टाइप की। ठीक है? तो वो जीवित रहते हैं। पशुओं की बात कर लें, एनिमल्स की बात कर लें, तो सर्दी ज्यादा पड़ेगी तो मोटी फर वाले जानवर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मोटी फर तथा बालों वाले पशु पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख पशु आर्कटिक लोमड़ी, रेंडियर है, क्योंकि सर्दी का इलाका है तो आर्कटिक लोमड़ी और रेंडियर पाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जंगली कुत्ते, जंगली खरगोश, जंगली लोमड़ी, सांप, अन्य कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं। ठीक है? ज्यादातर जो पाए जाते हैं ना पशु वगैरह, उनकी मोटी फर होगी, अच्छे खासे बाल होंगे शरीर पर, ताकि वो सर्दियों का सामना कर सके। ठीक है? इसलिए यहाँ पर आर्कटिक लोमड़ी और रेंडियर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा जंगली कुत्ते हैं, जंगली खरगोश है, जंगली लोमड़ी है, सांप है, अन्य कीड़े मकोड़े, ये सारी चीजें भी पाई जाती हैं। खनिज की अगर हम बात करें तो यहाँ का मुख्य खनिज लोहा, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, तांबा, सोना अथवा चांदी है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में कोयला भी पाया जाता है। ठीक है? अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में ही कनाडा भी आता है। एक चीज याद रखना, कनाडा वैसे तो देश है, लेकिन उत्तरी अमेरिका क्या है? एक महाद्वीप है। ठीक है? और एक महाद्वीप में कई सारे देश होते हैं, तो उसमें कनाडा भी एक देश है। ठीक है? और उत्तरी अमेरिका तो है ही एक देश। ठीक है? और पूरे महाद्वीप को हम उत्तरी अमेरिका कहते हैं, तो इसलिए ये चीज याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा में कोयला भी पाया जाता है। ठीक है? तो मुख्य खनिज क्या है उत्तरी अमेरिका का? तो लोहा भी मिलता है, पेट्रोलियम भी मिलता है, लोहा अयस्क भी मिलता है, तांबा भी मिलता है, सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा की बात करें तो यहाँ पे कोयला भी मिलता है। ठीक है?
अब हम फसलों की बात कर लेते हैं, क्रॉप्स कौन-कौन सी होती हैं यहाँ पर। तो मुख्य फसलें यहाँ की गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, कपास, ओट, तम्बाकू, गन्ना, सोयाबीन, चुकंदर, आलू तथा फल हैं, ठीक है? अच्छे खासे फल उगाए जाते हैं, आलू, चुकंदर वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पर उगाई जाती हैं। कैलिफोर्निया, ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस की घाटी में फलों की खेती की जाती है, ठीक है? जो कैलिफोर्निया की घाटी है, ग्रेट लेक्स है और सेंट लॉरेंस की जो घाटी है, यहाँ पर फलों की खेती भी अच्छी खासी की जाती है, ठीक है? तो उत्तरी अमेरिका के बारे में इतना ही है। अब हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की। यह संसार का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह संसार की सबसे बड़ी नदी अमेज़न व एंडीज़ पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ठीक है? अगर हम सबसे बड़े महाद्वीपों की बात करें तो एशिया का नंबर पहले पर आता है, उसके बाद आपका अफ्रीका आता है, फिर आता है उत्तरी अमेरिका और चौथे नंबर पर आता है आपका दक्षिण अमेरिका, ठीक है? तो दक्षिण अमेरिका चौथे नंबर पर आता है बड़े महाद्वीपों में। और ये किस पर स्थित है? तो सबसे बड़ी जो नदी है आपकी अमेज़न, जो आपने सुना होगा, सबसे बड़ी नदी कहलाती है। और सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है जिसे हम एंडीज़ के नाम से जानते हैं, तो उस पर ये स्थित है, ठीक है? अगर हम बात करें कि एंडीज़ पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, या अमेज़न नदी कहाँ पर स्थित है, तो वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगर हम इसकी स्थिति व विस्तार की बात करें, तो 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका विस्तार है। इसमें भूमध्य रेखा व मकर रेखा गुजरती है, ठीक है? अगर हम बात करें कौन-कौन सी रेखाएँ गुजरती हैं, तो भूमध्य रेखा और जो मकर रेखा है, वो दोनों ही रेखाएँ इसके बीच से गुजरती हैं, किससे? दक्षिण अमेरिका से। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है। इसका दक्षिण किनारा सुदूर केप हॉर्न कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो पश्चिम में इसके प्रशांत महासागर आता है। अगर आप मैप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर है, पूर्व में इसके अटलांटिक महासागर है। और इसका दक्षिण किनारा देखिए, सबसे लास्ट वाला, सबसे नीचे जो किनारा है इसका, वो केप हॉर्न कहलाता है। इसके प्रमुख देशों की अगर हम बात करें तो 13 से 14 देश है इसमें प्रमुख रूप से। ठीक है, कुछ देशों के नाम जान लेते हैं। जैसे अर्जेंटीना जो है, फुटबॉल की टीम आपने सुनी होगी, तो वहीं की है। ब्राज़ील भी वहीं का है। इक्वाडोर, पराग्वे, वेनेजुएला, चिली, बोलिविया, ये सारे प्रमुख देश हैं दक्षिण अमेरिका के। ठीक है, इनके नाम याद रखना कुछ के। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इक्वाडोर, पराग्वे, वेनेजुएला, चिली और बोलिविया इसके प्रमुख देश हैं। अगर हम यहाँ की जलवायु की बात करें, तो यहाँ जनवरी माह में ग्रीष्मकाल व जुलाई माह में शीतकाल होता है। दक्षिण अमेरिका की जो जलवायु है वो गर्म एवं आर्द्र है, ठीक है? जस्ट अपोजिट होता है इंडिया का। जैसे इंडिया में क्या रहता है कि जनवरी के टाइम में बहुत सर्दी रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जनवरी के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और जुलाई के माह में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, जबकि अपने यहाँ पे जुलाई माह में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट होता है इंडिया का। दक्षिण अमेरिका की जो जलवायु है वो कैसी है, तो गर्म एवं आर्द्र है। अब हम वनों की बात कर लें, फॉरेस्ट की बात करें, तो ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ एबोगनी, महोगनी व लॉगवुड के वृक्ष भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम ब्राज़ील की बात करें, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में ही आता है वो, तो यहाँ पर कैसे ब वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ एबोगनी, महोगनी व लॉगवुड के वृक्ष भी पाए जाते हैं। खनिजों की अगर हम बात करें, मिनरल्स की, ब्राज़ील व वेनेजुएला से लौह यस्क, बोलिविया में टिन, ब्राज़ील में मैंगनीज़ व बॉक्साइट, गुयाना व सूरीनाम में बॉक्साइट, चिली में तांबा व सोडियम नाइट्रेट व पेरू में सिल्वर निकाला जाता है। मतलब हर देश से कुछ ना कुछ निकलता ही है यहाँ पे मिनरल्स की अगर बात करें महाद्वीप की। ठीक है? तो इस महाद्वीप में ब्राज़ील व वेनेजुएला की बात करें तो यहाँ पे लौह यस्क मिलता है। बोलिविया की अगर हम बात करें तो वहाँ से टिन मिलता है। ब्राज़ील में मैंगनीज़ व बॉक्साइट मिलता है। गुयाना व सूरीनाम में बॉक्साइट मिलती है। चिली में तांबा निकाला जाता है और सोडियम नाइट्रेट निकाला जाता है व पेरू में सिल्वर निकाला जाता है। ठीक है? तो ये प्रमुख खनिज है। अगर हम प्रमुख पशुओं की बात करें कि कौन-कौन से एनिमल पाए जाते हैं, कौन से प्रमुख पशु हैं दक्षिण अमेरिका के, तो पिग्नहा, टैपिर, आर्माडिलो, एनाकोंडा आदि, ये ठीक है, ये प्रमुख पशु हैं। ठीक है, इनके नाम आपने नहीं सुने होंगे, एनाकोंडा का सुना होगा आपने, मूवीज़ वगैरह आती रहती हैं इसकी। ठीक है, तो पिग्नहा, टैपिर, आर्माडिलो, एनाकोंडे आदि यहाँ के प्रमुख पशु हैं। प्रमुख फसलों की अगर हम बात करें, क्रॉप्स की बात करें, तो गेहूँ, जौ, मक्का, जई, कपास व गन्ना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। अर्जेंटीना में गेहूँ, ब्राज़ील में मक्का, गन्ना व कपास उगाई जाती हैं। ठीक है, कॉफ़ी भी काफ़ी उगाई जाती है। ठीक है, फेमस है ब्राज़ील कॉफ़ी के लिए, सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है। तो ये प्रमुख फसलें हो जाएँगी, ठीक है, दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका के बारे में इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका से 2 गुना है, ठीक है? अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, तो दक्षिण अमेरिका का दुगना है, ठीक है, अफ्रीका। इस महाद्वीप में संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान व सबसे लंबी नदी नील नदी पाई जाती है। यह महाद्वीप विश्व के लोगों से काफ़ी समय तक अपरिचित रहा, इस कारण इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। मतलब काफ़ी टाइम तक इसके बारे में पता नहीं था लोगों को, इसलिए इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके उत्तर में सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है, जो लगभग 11 देशों से अपनी सीमा बनाता है, ठीक है? यहाँ की जो जलवायु है, वो आर्द्र एवं गर्म है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, तो आर्द्र एवं गर्म है। स्थिति एवं विस्तार की बात करें तो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर समान रूप से फैला है। कहने का मतलब है कि भूमध्य रेखा है, इसे बीचों बीच से काटती है, तो ऊपर भी उतना ही हिस्सा रहता है जितना नीचे रहता है। ठीक है, तो समान रूप से बांट देता है। यह चारों तरफ से सागरों और महासागरों से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में हिंद महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, उत्तर में भूमध्य सागर है। माउंट किलिमंजारो उच्च शिखर है। अगर हम देखें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा आएगा, तो माउंट किलिमंजारो जो है वो इसका उच्च शिखर है। इसके उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत श्रृंखला, एटलस का नाम आपने सुना होगा काफी, ठीक है? जो एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, तो अफ्रीका में ही स्थित है, ठीक है? तो इसके उत्तर पश्चिम में एटलस पर्वत श्रृंखला स्थित है। दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में डेकेंसबर्ग पर्वत शिखर है और इसकी प्रमुख नदियां कौन सी हैं, तो नील नदी, जायरी कांगो एवं नाइजर नदी और जामेजी नदी। ठीक है, ये सारी प्रमुख नदियां हैं, जिसमें नील नदी जो सबसे लंबी नदी है, ठीक है, उसको जायरी कांगो नदी जो है आपकी, जो नाइजर नदी है और जो जामेजी नदी, ये प्रमुख नदियां हैं यहाँ की। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है इसके बारे में कि 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये फैला है। भूमध्य रेखा दोनों तरफ
से इसे बीचों बीच में से काट देती है। ठीक है, यह चारों तरफ से सागरों महासागरों से बटा है। अगर उत्तर की बात करें तो भूमध्य सागर आता है, पूर्व की बात करें तो हिंद महासागर, पश्चिम की बात करें तो अटलांटिक महासागर। ठीक है, माउंट किलिमंजारो जो है वो इसका उच्च शिखर है। इसके उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है, तो एटलस पर्वत श्रृंखला स्थित है। और दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में कौन सा स्थित है, तो डकैंसबर्ग पर्वत शिखर स्थित है। प्रमुख नदियां कौन सी हैं, तो नील नदी, नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी और जारी नदी। जलवायु की बात करें कि जलवायु कैसी है यहाँ की, तो उष्णकटिबंध में आने के कारण यहाँ की जलवायु गर्म एवं नर्म है। यहाँ सूर्य की किरणें बर्स भर सीधी पड़ती हैं। इथोपिया संसार का सबसे गर्म स्थान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पड़ती है। आपने देखो सबसे ज़्यादा काले लोग कहाँ दिखते हैं आपको, तो अफ्रीका के ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी इतनी पड़ती है। ठीक है, सूर्य की सीधी किरणें रहती है हमेशा, इसलिए उष्णकटिबंध में ये आता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं, इसलिए जो जलवायु होती है वो गर्म होती है और नर्म होती है। यहाँ की जो सूर्य की किरणें हैं वो बर्स भर सीधी पड़ती हैं, और इथोपिया यहाँ पर स्थित है, और इथोपिया जो है वो संसार का सबसे गर्म स्थान है। ठीक है, जलवायु की बात होगी। वनों की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, यहाँ कांगो बेसिन में रबर के पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय प्रदेशों में नारियल, पश्चिम अफ्रीका और नाइजीरिया में ऑयल पाम, और रेगिस्तानी क्षेत्रों में डेट पाम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ के जो रेगिस्तानी वाला जो एरिया है उसमें डेट पाम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, खजूर वगैरह जो है उसके पौधे बहुत मिलते हैं। ठीक है, नाइजीरिया और जो पश्चिमी अफ्रीका है वहाँ पर ऑयल पाम काफ़ी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कांगो बेसिन में आप चले जाएं तो रबड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी फेमस है। जितनी ज़्यादा गर्मी तो कुछ इलाकों में बारिश भी बहुत होती है जो रेगिस्तानी नहीं है। ठीक है, तो खेती के लिए भी ठीक है। नारियल नारियल जो है, खजूर वगैरह, इनके लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो वनों की बात हमने कर ली। प्रमुख फसलों की अगर हम बात करें तो गेहूं, मक्का, चावल और कसावा आदि हैं। ठीक है, तो गेहूं, मक्का, चावल, कसावा ये यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। कॉफ़ी, कपास, मूंगफली भी यहाँ पर पैदा की जाती है। यहाँ के मुख्य फल केला, पपीता, नींबू, संतरा व अंगूर है। ठीक है, प्रमुख फलों की बात करें तो उसमें केला आ जाता है, पपीता आ जाता है, नींबू, संतरा, अंगूर, ये प्रमुख फल हो जाएंगे यहाँ के। प्रमुख पशुओं की अगर हम बात करें तो यहाँ के प्रमुख पशु भैंस, गोरिल्ला, चिंपांजी, चीता व मगरमच्छ है। ठीक है, तो सिंपल से ही है, पशु फसलें तो आप सेम ही लिख सकते हैं जो इंडिया की हैं। ठीक है, तो प्रमुख पशु कौन से हो जाएंगे, तो भैंस, गोरिल्ला, चिंपांजी, चीता और मगरमच्छ। तो अफ्रीका के बारे में भी हमने पढ़ लिया, अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है आपका, यह संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका पूरा नाम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। इसका एक ही देश ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही देश देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें तस्मानिया की जमीन व छोटे छोटे महाद्वीप है। ठीक है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे महाद्वीप देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के नीचे हिस्से में। ठीक है, तस्मानिया एक देश है और छोटे छोटे महाद्वीप है। ठीक है, तो संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। पूरा नाम क्या है, तो कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया से कहते हैं। इसमें एक ही देश आता है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। इसमें तस्मानिया की जमीन व छोटे छोटे महाद्वीप आ जाते हैं। स्थिति व विस्तार की हम बात करें तो यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में एक ही देश स्थित है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो कि 12 डिग्री से लेकर 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ फैला है, तो 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 38 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक यह फैला है। इसके मध्य में मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, जो मकर रेखा है वो इसे बीचों बीच से काटती है। इसके पश्चिम में हिंद महासागर तथा इसका 2/3 भाग रेगिस्तानी है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया आपको बहुत बड़ा लगता होगा, लेकिन सिर्फ इसका 2/3 भाग है सिर्फ रेगिस्तानी। ठीक है, अगर हम इसके पश्चिमी भाग की बात करें, ठीक है, तो वो पूरा रेगिस्तानी है, जहाँ पर विक्टोरिया करके एक रेगिस्तान है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो वो यहीं पर स्थित है। 2/3 भाग इसका रेगिस्तानी है। ठीक है, इसके जो छोटे छोटे जो शहर हैं यहाँ पर आप मैच वगैरह अगर आप देखते हैं, सिडनी है, कैनबरा है, ये सारे कहाँ पर स्थित हैं, तो ये सारे पूर्वी साइड में स्थित हैं। जो पूर्वी साइड की एक रेखा अगर आप लाइन कर देंगे ना, तो वहाँ पर ये सारे स्थित हैं। ठीक है, इसके पश्चिम में हिंद महासागर, इसका 2/3 भाग रेगिस्तानी है जो शुष्क हवाओं द्वारा निर्मित है। मरी डार्लिंग बेसिन प्रमुख मैदानी भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेसिन आता है, मरी डार्लिंग नदियों का जो बेसिन है वो यहाँ का प्रमुख मैदानी भाग है, जो कि दक्षिण साइड में इसके स्थित है। ठीक है, तो ये स्थिति में विस्तार की बात होगी। वनों की अगर हम बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, यहाँ के प्रमुख वृक्ष बांस, पाम, यूकेलिप्टिस व कॉरी हैं। यहाँ के रेगिस्तानी क्षेत्रों में अकेसिया व साल्टवुड नामक झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, प्रमुख वृक्ष कौन से हैं, तो प्रमुख वृक्षों में आ जाता है आपका बांस, पाम और यूकेलिप्टिस और कॉरी। ठीक है, और रेगिस्तानी क्षेत्रों में अकेसिया व साल्टवुड जो है, साल्टवुड नामक झाड़ियाँ पाई जाती हैं। खनिजों की बात करें तो कोयला, लोहा, अयस्क, सोना, सोने की भी एक दो खाने हैं यहाँ पर। ठीक है, लोहा अयस्क भी पाया जाता है, कोयला भी पाया जाता है। पशुओं की बात करें तो कंगारू काफ़ी फेमस है, आपने सुना होगा कंगारू। ठीक है, तो कंगारू, कोआला, प्लेटिपस, कोकाबर्रा और एम्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं, प्रमुख पशु हैं। ठीक है, कंगारू, कोआला, प्लेटिपस, कोकाबर्रा और एमस जो है वो यहाँ के प्रमुख पशु हैं। लैरी बर्ड भी यहाँ का प्रमुख पशु है। विभिन्न प्रकार के तोते व पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो लैरी बर्ड भी क्या है, यहाँ का प्रमुख पशु है, और विभिन्न प्रकार के तोते हैं, कई सारे पक्षी वगैरह हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। फसलों की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कृषि प्रधान देश है। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूँ, चावल, गन्ना व फल हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु होने के कारण नाशपाती, संतरा, सेब व अन्य फल भी पैदा किए जाते हैं। यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु होगी, वहाँ पर ज़्यादातर फल पैदा किए जाएंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ की प्रमुख फसलें कौन सी हैं, तो गेहूँ, चावल, गन्ना, फल जो हमारे यहाँ पर होती हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु है, इसके कारण यहाँ पर नाशपाती, सेब, संतरा, अन्य फल भी पैदा किए जाते हैं। ठीक है, तो 6 महाद्वीप अपने कंप्लीट हो गए। एक बचा है अंटार्कटिका महाद्वीप, इसके बारे में भी पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है। यह पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसे सफेद महाद्वीप भी कहा जाता है। अगर हम अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें तो पूरी तरीके से ये दक्षिणी ध्रुव के बिल्कुल आसपास स्थित है। ठीक है, और पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, क्योंकि सूर्य की किरणें कभी पहुंचती नहीं, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो सफेद महाद्वीप भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर शुष्क, तेज एवं बर्फीली हवाएं चलती, बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं बर्फीली। ठीक है, तो कोई भी जा नहीं पाता जल्दी यहाँ पर। अंटार्कटिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप व ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। ठीक है, 5वें नंबर पर आता है अगर क्षेत्रफल की हम बात करें। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के बाद 5वें नंबर पर यही आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। भारत के क्षेत्रफल के 4 गुने के बराबर है। अगर भारत जैसे 4 देश और जोड़ दिए जाए ना, तब जाके इसका
इसके बराबर पहुंच पाएंगे। इसकी खोज कब हुई? तो 1920 में इसकी खोज हुई, मतलब सबसे लास्ट में इसकी खोज की गई है, ठीक है, 1920 में। स्थिति व विस्तार की अगर हम बात करें, इस महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल गर्मियों में 142 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु सर्दियों में इसका क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है। सर्दियों में दोगुना कैसे हो जाता है? क्योंकि जो पानी होता है समुद्र का वो भी जम जाता है और वो भी इसी के क्षेत्रफल से जुड़ जाता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल जो है वो सर्दियों में दोगुना हो जाता है, क्योंकि समुद्र का जल भी जमकर इसके सीमा क्षेत्र को बढ़ा देता है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत इस महाद्वीप को दो भागों में विभाजित करता है, पूर्वी अंटार्कटिक और पश्चिमी अंटार्कटिक, ठीक है। जो ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत है वो इसे क्या करता है? महाद्वीप को दो भागों में विभाजित कर देता है, पूर्वी अंटार्कटिक और पश्चिमी अंटार्कटिक। जलवायु की बात करें तो सभी महाद्वीपों से ठंडी जलवायु है यहाँ की, क्योंकि बर्फीली हवाएं चलती हैं काफ़ी तेजी से, जिसके कारण इसकी जो जलवायु है काफ़ी ठंडी है। वनों की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, तो बर्फ से ढके होने के कारण वनस्पति यहाँ पर नगन है, मतलब वनस्पति देखने को नहीं मिलती। सामान्य रूप से यहाँ पर मॉजेस और लाइकेन के पौधे पाए जाते हैं। यह अधिकतर तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पर तापमान थोड़ा सामान्य होता है। वहाँ पर घास और फूलों वाले पौधे भी पाए जाते हैं, मतलब थोड़ा सा जहाँ पर ठीक होता है, तापमान थोड़ा ठंडा, ज़्यादा ठंडा नहीं होता, ठीक है, सामान्य होता है, तो वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं मॉसेस और लाइकेन, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ फूलों वाले पौधे भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये वनों की बात हमने कर ली। प्रमुख पशुओं की बात करें तो कुछ कीड़े मकोड़े व छोटे पशु अंटार्कटिक महाद्वीप में पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई 2 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है। ज़्यादातर ये समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ का मुख्य पक्षी पेंगुइन है, जो उड़ नहीं सकता, सिर्फ चलता है। पेंगुइन का आपने देखा ही होगा, चलता रहता है। तो कुछ कीड़े मकोड़े वगैरह छोटे जो पशु होते हैं वो अंटार्कटिक में पाए जाते हैं, ठीक है, जिनकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती। और जो प्रमुख पक्षी है यहाँ का वो है पेंगुइन, जो कि उड़ नहीं सकता, ठीक है। खनिज की अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका में कोयला, लोहा, तांबे के भंडार हैं। यहाँ पेट्रोलियम भी विद्यमान है, ठीक है, मतलब है तो सारी चीज़ें, लेकिन इनमें से कभी भी किसी का दोहन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बर्फीली हवाएं, अत्यधिक शीत व बर्फ की मोटी चादरें बिछी हुई हैं, ठीक है। बहुत तेजी से यहाँ पर तूफान वगैरह आते रहते हैं, जिससे इन खनिजों का दोहन मुश्किल है, ठीक है, कि इनका दोहन किया जा सके, क्योंकि इतनी तेज सर्दी हवाएं चलती हैं कि लोग जम जाते हैं उसमें, ठीक है, अगर जाते भी हैं तो मर जाते हैं। तो इस चक्कर में इसका कभी दोहन नहीं हो पाया अभी तक, ठीक है। तो ये खनिजों की बात हो गई। प्रमुख पशु भी हमने देख लिए। तो सातों महाद्वीप की हमने बात कर ली, खनिजों की बात की, उनके प्रमुख पशुओं की बात की, प्रमुख वनस्पतियों की बात की, ठीक है, उनके विस्तार की बात की। तो सातों महाद्वीप के बारे में हमें चीज़ें पता चल गई हैं। अगर क्वेश्चन आता है किसी भी महाद्वीप से संबंधित कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख वनस्पतियों के बारे में बताइए, तो आप पहले तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बताएंगे कि दो तिहाई क्षेत्र जो है इसका रेगिस्तानी है, पूर्वी भाग में ही सारे जो प्रमुख शहर हैं इसके बसे हुए हैं, ठीक है। फिर खनिजों के बारे में बता सकते हैं, कृषि के बारे में बता सकते हैं, कृषि प्रधान देश है, खनिज के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी हेडिंग लिख सकते हैं आप। पढ़ेंगे विश्व में प्राकृतिक संसाधन, जिसमें विश्व में जो भी प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में, यानी कि वनों के बारे में, ठीक है। वैसे तो जितने भी चैप्टर हैं इस बार ज्योग्राफी में काफ़ी बोरिंग टाइप के हैं, ठीक है, आप लोग भी पढ़ के बोर हो गए होंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पास होना है, ठीक है, क्लियर करना है एग्जाम, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। तो जान लेते हैं वनों के बारे में। वन जो है वो मानव के लिए बड़े उपयोगी हैं। समस्त पृथ्वी के लगभग 30% भाग में वन आच्छादित है। अगर पूरे पृथ्वी की हम बात करें तो उसमें लगभग 30% भाग है जहाँ पर वन है, ठीक है। इन वनों में मुलायम व कठोर लकड़ियाँ, ईंधन व औद्योगिक लकड़ियाँ, वृक्षों की जड़ें, वृक्षों की छालें, पत्ते, औषधियों, सुपारी, रेसे, वृक्षों के तने आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। वनों से फर्नीचर, कागज व लुगदी, दिया सलाई, लाख, रंग रोदान, खेल के सामान, जलयान आदि बनाने के अनेक उद्योगों को सहायता मिली है, ठीक है। तो फॉरेस्ट के बारे में आप लिख सकते हैं, वनों के बारे में, कि वन कितने उपयोगी होते हैं आप सभी जानते हैं। वनों से ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। और अगर बात करें पूरी पृथ्वी की तो 30% भाग पर वन आच्छादित है, ठीक है। लेकिन जैसे-जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह लग रही हैं, हम वनों को काटते जा रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इन वनों में मुलायम कठोर लकड़ियाँ मिल जाती हैं, ईंधन मिल जाता है, ठीक है। औद्योगिक लकड़ियाँ मिल जाती हैं, जिनसे हम लोग दरवाजे, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, ठीक है। वृक्षों की जड़ें जो काफ़ी औषधि का कार्य करती हैं हमारे लिए, ठीक है। वृक्षों की छाल, पत्ते, सुपारियाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, और इनसे हम क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, कागज़ बनाते हैं, लुगदी बनाते हैं, ठीक है, माचिस की तीली बनाते हैं, ठीक है, खेल का सामान बनाते हैं, काफ़ी चीज़ें हम बनाते हैं और कई उद्योगों को इससे सहायता मिलती है। भारत में अगर बात करें तो निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, इनकी हेडिंग याद कर लेना। पहले आपका भूमध्यरेखीय उष्ण आर्द्र या सदाबहार वन, ठीक है। अगर हम सदाबहार वनों की बात करें तो इनका विस्तार जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य में है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो बारिश भी ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी तो सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी घाटी का जो बेसिन है, वो मध्य अमेरिका, अफ्रीका में कांगो नदी बेसिन, एशिया में दक्षिणी द्वीप समूह आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर इनकी बात करें हम कि कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में जो अमेजन नदी की जो घाटी का है, ठीक है? वहाँ पर ये पाए जाते हैं। मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। अफ्रीका की बात करें तो कांगो नदी का जो बेसिन है वहाँ पाए जाते हैं। एशिया में बात करें तो दक्षिण-पूर्वी जो द्वीप समूह है, इन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है? इन वनों में कौन-कौन से पौधे मिलते हैं? तो महोगनी, रोज़वुड, आबनूस, सागौन, बाँस, सिनकोना, रबड़, केला, नारियल आदि के वृक्ष यहाँ पर उगते हैं, ठीक है? जो थोड़े अलग लग रहे हैं, इनके नाम याद कर लेना, जैसे महोगनी, रोज़वुड, आबनूस हो सकता है पूछ ले ये किसके एग्ज़ाम्पल हैं? तो भूमध्यरेखीय उष्ण आर्द्र सदाबहार वनों के ये एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है? दूसरे जो वन हैं वो हैं आपके उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन जो है, इनका विस्तार महाद्वीपों के पूर्वी भागों में 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में है। ठीक है, विस्तार कहाँ पे है? तो जो महाद्वीप है, जितने भी महाद्वीप हैं, उनके पूर्वी भागों में ये ज़्यादातर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है पूर्वी भागों में, पश्चिमी भागों में इतनी बारिश नहीं मिलती किसी भी महाद्वीप में। ठीक है, तो पूर्वी भागों में 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में स्थित है। इन वनों के मुख्य क्षेत्र मानसूनी प्रदेश हैं, ठीक है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है यहाँ पर, तो इन वनों का जो मुख्य क्षेत्र है वो मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिनमें दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस, हिंद, चीन, पाकिस्तान,
भारत, बांग्लादेश आदि सम्मिलित हैं, ठीक है? तो इनमें क्या आ जाता है? तो दक्षिण पूर्व में जो फिलीपींस है, हिंद, चीन है, ठीक है? चीन की अगर हम बात करें, पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश, कई सारे देश इसमें आ जाते हैं। इन वनों में शीशम, साल, सागौन, बरगद, बाँस, चंदन, पीपल, नीम, जामुन, देवदार और महोगनी के वृक्ष उगते हैं, ठीक है? तो इनके अंतर्गत चौड़ी पत्ती वाले जो पतझड़ वन हैं, इनमें कौन-कौन से आ जाते हैं? तो शीशम आ जाता है, साल आ जाता है, सागौन, बरगद, बाँस, चंदन, पीपल, जामुन, देवदार, महोगनी, ये सारे वृक्ष उगते हैं, ठीक है? अब जो तीसरे प्रकार के वन हैं, उनमें आ जाते हैं आपके शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, ठीक है? अब ये शीतोष्णकटिबंधीय हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है? चौड़ी पत्ती कॉमन है, लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय वनों की बात हो रही है, ठीक है? तो ये भी पर्णपाती वन है। ये वन उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य तथा दक्षिणी गोलार्ध में 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाए जाते हैं, ठीक है? तो उत्तरी गोलार्ध में भी पाए जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी पाए जाते हैं। इनके क्षेत्रों की बात करें तो एशिया में चीन, जापान, कोरिया, अमेरिका में पूर्वी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, सेंट लॉरेंस बेसिन जो है वहाँ पर और पश्चिमी यूरोप में ये स्थित है, ठीक है? यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। कहाँ-कहाँ पर? तो एशिया में बात करें तो चीन, जापान, कोरिया में, ठीक है? अमेरिका में बात करें तो कनाडा में सेंट लॉरेंस का जो बेसिन है तथा पश्चिमी यूरोप में ये पाए जाते हैं। इन वनों में कौन-कौन से पौधे आते हैं? तो चेस्टनट, हेमलॉक, मैपल, ओक, बर्च, पाइन, जैतून, यूकेलिप्टिस आदि उगते हैं, ठीक है? तो इन वनों में कौन-कौन से पौधे आते हैं? तो चेस्टनट है, हेमलॉक है, मैपल है, काफ़ी फेमस है मैपल कनाडा में, ओक है, बर्च, पाइन, जैतून, यूकेलिप्टिस आदि आते हैं। नींबू, अनार, नारंगी, अंगूर आदि फलों के वृक्ष भी उगते हैं। इन वृक्षों की चौड़ी पत्तियाँ शीतकाल में अपनी पत्तियाँ गिरा देती हैं, ठीक है? जब सर्दियाँ आती हैं तो क्या करती है, जो चौड़ी पत्तियाँ होती हैं वो गिरा दी जाती हैं, ठीक है? गिरा देते हैं ये पौधे, अतः इन्हें चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन भी कहा जाता है, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। अब जो चौथे प्रकार के वन हैं, वो है शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ते वाले शुष्क सदापड़ी वन। देखिए चौड़ी पत्ती वाले हैं, ठीक है? शीतोष्णकटिबंधीय वन भी हैं, लेकिन कैसे हैं? तो शुष्क सदापड़ी वन है ये। इस प्रकार के वन दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाए जाते हैं, ठीक है? इस प्रकार के वन कहाँ पाए जाएँगे? तो पश्चिमी भागों में, जो भी महाद्वीप हैं, जितने भी 7 महाद्वीप हैं, इनके पश्चिमी भागों में ये पाए जाते हैं, ठीक है? कितने अक्षांश थे? तो 30 अक्षांश से लेकर 45 अक्षांशों के मध्य में ये पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत यूरोप में पुर्तगाल, स्पेन, अमेरिका में कैलिफोर्निया, एशिया में टर्की, दक्षिण अमेरिका में चिली आदि क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ठीक है? तो सभी के पश्चिमी भागों में अगर एशिया की बात करें तो पश्चिम में टर्की स्थित है, ठीक है? जिसे आप टर्की कहते हैं। तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं, अमेरिका में कैलिफोर्निया में, यूरोप की बात करें तो पुर्तगाल, स्पेन में ये पाए जाते हैं। इन्हें भूमध्यसागरीय वन भी कहा जाता है, ठीक है? ये चीज़ याद रखना, भूमध्यसागरीय वनों के बारे में हमने पढ़ा था, तो इन्हें भूमध्यसागरीय वन भी कहा जाता है। इन्हें यूरोप में मैक्विस, अमेरिका में चैपरेल कहते हैं, ठीक है? इन्हें क्या कहा जाता है? तो यूरोप में मैक्विस कहते हैं और अमेरिका में इसे चैपरेल कहते हैं। इन वनों में जैतून है, अंजीर है, पाइन है, फर, ओक, साइप्रस, वॉलनट के वृक्ष मिलते हैं, ठीक है? तो ये इनके एग्ज़ाम्पल हैं, आप क्या कर सकते हैं? ऊपर हेडिंग डालनी है शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले शुष्क सदापड़ी वन और उसके नीचे एग्जाम्पल में लिखना है कि इसमें कौन-कौन से पौधे या पेड़ आते हैं। तो इनमें जैतून है, अंजीर है, पाइन, फर, ओक, साइप्रस, वॉलनट ये सारे वृक्ष आते हैं। यहाँ नींबू, नारंगी, अंगूर, अनार, नाशपाती, सहतूत, रसेदार फलों के वृक्ष भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो जहाँ भी भूमध्यसागरीय जलवायु होगी वहाँ पर रसेदार फल ज़्यादातर उगाए जाते हैं, ठीक है, उगते हैं। अब हम 5वीं बात कर लेते हैं, 5वें जो वन है हमारे वो है शीतकटिबंधीय संकुल सदापड़ी वन, ठीक है? हमने उष्ण देख लिया, शीतोष्ण देख लिया, अब हम आ गए हैं शीतकटिबंध पे। तो शीतकटिबंधीय संकुल सदापड़ी वन क्या है? तो इन वनों का विस्तार अमेरिका व यूरेशिया के उत्तरी भागों में है, जहाँ पर ज़्यादा बर्फ गिरती है, वहाँ पर इनका विस्तार है। रूस के साइबेरिया के वन जिन्हें टैगा कहते हैं, इन्हीं वर्ग के वन हैं, ठीक है? तो अगर हम टैगा टुंड्रा हमने पढ़ा था, तो जो टैगा की हम बात कर रहे हैं, तो इन वनों का जो विस्तार है वो कहाँ पे है? तो अमेरिका व यूरेशिया के उत्तरी भागों में, ठीक है? यूरोप और एशिया का जो उत्तरी भाग है, अमेरिका का जो उत्तरी भाग है, जहाँ पे बर्फ रहती है ज़्यादातर, ठीक है? तो उनकी हम बात कर रहे हैं। तो रूस के जो साइबेरिया के वन हैं, जिन्हें हम टैगा कहते हैं, इसी वर्ग के वन हैं। एशिया में 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा यूरोप में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अमेरिका के पूर्व में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये विस्तृत है। ठीक है? तो 55 डिग्री से 60 डिग्री तक जो भी है, ये यहाँ पर ये विस्तृत है। अगर इन वृक्षों की पत्तियों की बात करें तो नुकीली होती है, इसलिए इसे संकुल या कोणधारी कहते हैं हम लोग। ठीक है? क्योंकि पत्तियाँ काफ़ी नुकीली होती हैं, इन पे बर्फ टिक नहीं पाती। इन वृक्षों में झाड़-झंखाड़ नहीं मिलते, ठीक है? झाड़ियाँ-वाड़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं मिलती देखने को। ठीक है? तो ये होगी शीतकटिबंधीय संकुल सदापड़ी वनों की। इसमें हम पढ़ेंगे मनुष्य की आवश्यकता एवं प्राकृतिक संपदा का उपयोग। ज्योग्राफी में ज़्यादा टॉपिक नहीं रहे हैं। मुझे आवश्यकता का अर्थ कि मनुष्य की जो आवश्यकता है एवं प्राकृतिक संपदा का उपयोग हमें पढ़ना है। तो आवश्यकता का अर्थ क्या होता है? ठीक है? आवश्यकता का अभिप्राय उस प्रभावपूर्ण इच्छा से है, जिसे पूरा करने के लिए मनुष्य के पास साधन होते हैं एवं उनका त्याग करने को तैयार रहता है। ठीक है? तो आवश्यकता का अर्थ क्या होता है कि आवश्यकता का अर्थ है उस प्रभावपूर्ण इच्छा से, ठीक है? जिसे पूरा करने के लिए मनुष्य के पास साधन है, ठीक है? अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मनुष्य के पास साधन होते हैं और वो उन्हें त्याग करने के लिए तैयार रहता है। आवश्यकता की विशेषताएँ देख लेते हैं। वैसे मुश्किल ही है ये चीज़ पूछी जाए, ठीक है? कि आवश्यकताएँ अनंत होती हैं तो कॉमन सी बात है। आपकी एक इच्छा पूरी होती है, आपकी दूसरी इच्छा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? आपने बैट खरीदने की इच्छा की, बैट आपको मिल गया तो आप सोच रहे हैं कि पूरी किट हमें मिल जाए, ठीक है? अगर आपने बाइक खरीद ली तो आपकी इच्छा होती है कि अब कार खरीद लें, ठीक है? तो इच्छाएँ जो होती हैं वो अनंत होती हैं। आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की जा सकती है, अगर आपकी इच्छा पूरी रहती है तो आवश्यकता पूरी हो सकती है, ठीक है? वर्तमान आवश्यकताएँ भविष्य की अपेक्षा अधिक प्रबल होती हैं, ठीक है? कि वर्तमान की जो आपकी आवश्यकताएँ हैं वो ज़्यादा प्रबल होती हैं कि अभी प्रेज़ेंट में हमें क्या चीज़ चाहिए, ठीक है? फ्यूचर का हम इतना नहीं सोचते। फिर है कि आवश्यकता की तीव्रता में भिन्नता होती है। हो सकता है किसी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा तीव्र हो कि नहीं हमें चाहिए ही चाहिए, हर हाल में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? तो कम ज़्यादा हो सकती है। आवश्यकताएँ जो होती हैं वो परिवर्तनीय होती हैं कि छोटे थे तो आपको डॉक्टर बनना था, अब आपको इंजीनियर बनना है, आगे चलकर हो सकता है कुछ और बदल जाए। तो आवश्यकताएँ जो होती हैं वो परिवर्तनीय होती हैं। फिर है कि समयानुसार यह रीति-रिवाज और फैशन से भी प्रभावित होती हैं, ठीक है? कि समय के अनुसार बदल भी सकती हैं, ठीक है? पहले मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं था, तो पहले आप और कुछ सोचते थे, लेकिन जब से मोबाइल चलने लग गए, जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो आपकी जो आवश्यकता है वो भी बदल जा रही है, ठीक है? तो ये आवश्यकता अनुसार रीति-रिवाज और फैशन से प्रभावित होती हैं, तो ये आवश्यकता की विशेषताएँ होगी, याद कर लेना।
अब हम जान लेते हैं प्राकृतिक संसाधन या संपदा के बारे में। प्रकृति उपहार जैसे कि जल, वायु, पेड़-पौधे, पशु आदि जिनसे मनुष्य की अनेक आवश्यकताएँ पूरी की जा सकती हैं, इन्हें संसाधन कहा जाता है। ठीक है? कोई भी प्राकृतिक उपहार हो, ठीक है? या प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार हो, जैसे कि जल है, ठीक है? प्रकृति द्वारा मिल रहा है, वायु है, पेड़-पौधे हैं, ठीक है? सब प्रकृति में हमें मिल रहे हैं, पशु आदि। तो जितने भी ये चीज़ें हैं, जिनसे मनुष्य की अनेक आवश्यकताएँ पूरी की जा सकती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें संसाधन कहते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी प्राकृतिक वस्तु जो मनुष्य की इच्छाएँ पूरी करती है, उनकी आवश्यकताएँ पूरी करती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। जिस प्राकृतिक संपदा को मनुष्य अपने लिए उपयोगी बना ले, उसे संसाधन कहा जाता है। ठीक है? अगर अदर लैंग्वेज में देखें तो उसमें कहा गया कि किसी भी प्राकृतिक संपदा को मनुष्य अपने लिए उपयोगी बना ले, कोई भी प्राकृतिक चीज़ जो मनुष्य के लिए उपयोगी बन जाए तो हम उसे संसाधन कह सकते हैं। ठीक है? जैसे खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारी हम लोगों के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो ये हमारे लिए क्या है? संसाधन है। जैसे नदी एक प्राकृतिक जल संसाधन है, जिसका उपयोग हम लोग सिंचाई के लिए, नौका चालन में, मछली पकड़ने में, बिजली बनाने में उपयोग करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? एक संसाधन हो जाएगी। और मनुष्य की बात करें तो मनुष्य भी स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मनुष्य नहीं होता तो इन चीज़ों का कोई यूज़ ही नहीं करता। तो मनुष्य तो सबसे बड़ा संसाधन हो जाएगा। ठीक है? अब संसाधनों की हम बात कर रहे हैं तो कई प्रकार के संसाधन आते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं जल संसाधन के बारे में। जल श्रेष्ठम आर्थिक संपदा है, जल पृथ्वी को प्राप्त सर्वश्रेष्ठ उपहार है। ऋग्वेद के अनुसार जल औषधि है, जल रोगों का शत्रु है, यही सब रोगों का नाश करेगा। ठीक है? अगर हम जल की बात करें तो आप जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है जल। अगर जल नहीं होता तो शायद हम जीवित भी नहीं रहते। तो जल जो है वो श्रेष्ठम आर्थिक संपदा है। जल पृथ्वी को प्राप्त सर्वश्रेष्ठ उपहार है। ऋग्वेद में क्या कहा गया कि जल क्या है? एक औषधि है, जो रोगों का नाश करती है। ठीक है? जल संसाधन की अगर हम वितरण की बात करें तो पृथ्वी पर लगभग 71.6% जल है। ठीक है? अगर पूरी पृथ्वी की हम बात करें तो 71.6% क्या है? पृथ्वी पर जल है। इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इतना जल है और जब हम आसमान से देखते हैं पृथ्वी को तो हमें नीली दिखाई पड़ती है। ठीक है? समस्त सतही जल का 97% जल समुद्र में है। अगर पूरी सतही जल का हम बात करें तो 97% जो जल है वो समुद्र या महासागर वगैरह में देखने को मिलता है, जो कि कैसा है? लवण युक्त है। ठीक है? इस प्रकार जल के वितरण की दृष्टि से इसे 3 भागों में बाँटा जा सकता है। तो जल का वितरण है जो है उसे हम 3 भागों में बाँट सकते हैं। पहला स्थलीय जल संसाधन, दूसरा महासागरीय जल संसाधन जो महासागरों में मिलेगा, और तीसरा है भूमिगत जल संसाधन। ठीक है? तो 3 प्रकार में बाँटा है जल संसाधनों को। तो हमने पहली प्राकृतिक संपदा की बात कर ली, जिसमें हम जल संसाधन की बात की हमने। हमने बताया कि जल क्यों इतना उपयोगी है, ठीक है? कितने परसेंट पे जल मिलता है, कितना पीने योग्य जल है, ठीक है? समुद्र, महासागरों में ज़्यादातर जल मिलता है, ग्लेशियर के रूप में जल मिलता है, ठीक है? तो जल संसाधन का वितरण हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे वन संसाधन की। तो हम वन संसाधन की बात करें तो वनों के बारे में हम अच्छा खासा पढ़ चुके हैं कि भारत में कई प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आप वनों के बारे में तो लिख ही सकते हैं कि पहले सदाबहार वन है। ये वहाँ पर होते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और 200 सेंटीमीटर से वर्षा कहाँ अधिक होती है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो पूर्वांचल के राज्य हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ठीक है, मिज़ोरम, या पश्चिमी घाट की हम बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक, तो यहीं पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है? इसके अलावा कौन से वन और पाए जाते हैं भारत में? तो मानसूनी वन है, ठीक है? जहाँ पे अधिक मानसून की वजह से जो वन लगते हैं, ठीक है? मानसूनी वन हो जाएँगे, शुष्क वन, ठीक है? फिर मरुस्थलीय वन, जो मरुस्थल वगैरह में देखने को मिलेंगे रेगिस्तान में, डेल्टाई वन, जहाँ पे डेल्टा होता है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, वहाँ पर जो देखने को मिलते हैं, ज्वारी वन जो होते हैं, ठीक है? और पर्वतीय वन। तो ये वनों के प्रकार हैं जो भारत में देखने को मिलते हैं। तो वन क्यों हमारे लिए उपयोगी हैं? और क्योंकि हमें इससे लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, कई सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक है? जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनके लिए आश्रय का काम करती हैं, ठीक है? तो इसलिए ये हमारे लिए एक संसाधन के रूप में इसे हम बताते हैं, ठीक है? कि वन हमारे लिए एक संसाधन है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें इनसे प्राप्त होती हैं, ऑक्सीजन भी मिलती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर आया खनिज संसाधन। खनिज संसाधन क्यों ज़रूरी है? तो खनिज उन पदार्थों को कहते हैं जो सैलों से प्राप्त होते हैं। खनिज पदार्थ भू-प्रकृति से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनमें विशेष प्रकार की रासायनिक संरचना होती है, ठीक है? अब खनिज क्यों संसाधन कहते हैं खनिज को हम? कि कई सारी चीज़ें हम इससे करते हैं खनिजों से, ठीक है? जैसे कोयला का यूज़ हम किसमें करते हैं? कई सारी चीज़ों में करते हैं। पहले तो हम ट्रेन चलाने में भी यूज़ करते थे कोयला का, ठीक है? बिजली बनाने में भी हम यूज़ करते हैं कोयले का। अब्रक का भी यूज़ हम बिजली बनाने में करते हैं, तो कई सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ठीक है? लोहे का यूज़ आप जानते हैं, स्टील का यूज़ जानते हैं, तो ये सारे खनिज हैं, ठीक है? और खनिज क्यों संसाधन? क्योंकि हम इनसे अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर रहे हैं। तो खनिज उन पदार्थों को कहते हैं जो किससे प्राप्त होते हैं? तो जो सैलों से प्राप्त होते हैं। खनिज पदार्थ भू-प्रकृति से प्राप्त ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विशेष प्रकार की रासायनिक संरचना होती है, हम नहीं इन्हें बना सकते, ठीक है? प्रकृति ही बना सकती है। अब भारत में जो मुख्य खनिज है जो मिलते हैं भारत में, उनकी हम बात कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रमुख खनिज है लौह अयस्क। तो भारत का इसमें चौथा स्थान है। अगर लौह अयस्क की बात करें कि कितने भंडार हैं भारत में, तो भारत का जो स्थान है वो चौथे नंबर पर आता है, ठीक है? अगर बात करें भारत में कहाँ-कहाँ पर मिलते हैं, तो बिहार में सिंहभूमि जगह है, वहाँ पर लौह अयस्क का भंडार है। उड़ीसा में मयूरभंज, संबलपुर, कटक में है, और आंध्र प्रदेश में करनूल, चित्तौड़ और वारंगल में, ठीक है? ये सारे लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। अगर हम अभ्रक की बात करें तो भारत का पहला स्थान आता है अभ्रक में। अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन-सा स्थान है? तो पहला स्थान है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए याद रखना। 80% जो अभ्रक है वो भारत में ही पाई जाती है विश्व की, ठीक है? इसलिए भारत का पहला स्थान भी है। इसका प्रयोग बिजली के तार, ठीक है, जो मीटर वगैरह होता है, गुलाल बनाने में, बिजली के तारों पर खोल चढ़ाने में, वायुयान, मोटर उद्योग में किया जाता है, ठीक है? इन सारी चीज़ों में अभ्रक का हम यूज़ करते हैं। उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो 50% अकेले बिहार में मिलता है, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है? बिहार में 50% और आंध्र प्रदेश में 21% मिलता है भारत में, ठीक है? अभ्रक, और उसके बाद फिर राजस्थान में भी मिलता है। अब हम मैंगनीज़ की बात करें तो भारत का तीसरा स्थान है मैंगनीज़ में, ठीक है? उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात में ये मिलता है, ठीक है? मैंगनीज़ की बात करें तो उत्पादक क्षेत्र क्या है? तो महाराष्ट्र और गुजरात है। भारत का तीसरा स्थान है। इसका यूज़ किसमें करते हैं? तो कीटाणुनाशक पदार्थ बनाने में, पॉलिश करने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है मैंगनीज़ का, ठीक है? तो जो कीटाणुनाशक जो हम बनाते हैं पदार्थ, उसे बनाने में मैंगनीज़ का यूज़ करते हैं, या जो पॉलिश वगैरह की जाती है तो उसमें हम मैंगनीज़ का यूज़ करते हैं, और तीसरा स्थान है भारत का। तांबे की अगर हम बात करें तो बिजली का बहुत अच्छा चालक है। बिजली के तार, केबल, विद्युत मोटर, जनरेटर, रेडियो, टेलीफ़ोन तथा वैज्ञानिक उपकरण बनाने में हम तांबे का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो तांबा क्या है? बिजली का बहुत अच्छा चालक है, इसलिए बिजली के जो तार होते हैं, केबल होता है, विद्युत मोटर होती है, जनरेटर वगैरह, रेडियो, टेलीफ़ोन और जितने भी वैज्ञानिक उपकरण होते हैं उसे बनाने में हम
तांबे का यूज करते हैं। उत्पादन इसका मुख्यतः कहाँ पे होता है? तो बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी इसका उत्पादन होता है। तो प्रमुख रूप से 5 राज्य हैं, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, जहाँ पर तांबे का उत्पादन किया जाता है। फिर आता है आपका कोयला। तो कोयला के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है रानीगंज। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करें तो रानीगंज है, झरिया है। मध्य प्रदेश में बात करें तो सिंगरौली, उमरिया और रामगढ़ में। और आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। ये सारे कोयला क्षेत्र हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कोयला चीन में निकलता है। ठीक है, चीन फर्स्ट पे रहता है कोयले में, कोयला के उत्पादन में। फिर भारत है, भारत में क्या है कि प्रमुख क्षेत्र जो है वो रानीगंज, झरिया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो सिंगरौली, उमरिया, रामगढ़। और आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी, जो प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। ठीक है, अब हम बात करेंगे परंपरागत ऊर्जा के साधन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा था साइंस में भी, कई बार आपने पढ़ा होगा, परंपरागत ऊर्जा के साधन और गैर परंपरागत साधन। ठीक है, किसे कहते हैं? तो ये चीज याद रखना, जो परंपरागत से मतलब है कि परंपरा से, जो बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है, परंपराओं से चला आ रहा है, उसे हम कहते हैं परंपरागत ऊर्जा के साधन। जैसे कोयला, अभी तो हम यूज कर नहीं रहे, बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। ठीक है, पेट्रोलियम है, अभी तो हम यूज नहीं कर रहे, बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा है। ठीक है, ये सारे क्या है? शक्ति के महत्वपूर्ण परंपरागत साधन है, जिनका हम यूज बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। ठीक है, हमारी परंपरा में है, इसलिए इसे परंपरागत ऊर्जा के साधन भी कहा जाता है। और फिर आता है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन, जो हमने अभी हाल ही फिलहाल में यूज करना शुरू किया है। ठीक है, तो इसमें आपका वायु, जो पवन ऊर्जा है वो आ जाता है। ज्वारी ऊर्जा जो है, ज्वार भाटा से जो चलती है वो आ जाती है। जियोथर्मल आ जाती है, बायोगैस आ जाती है। तो ये सारे क्या है? सौर ऊर्जा भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है। और एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें पूछा जाता है कि नवीकरणीय साधन और अनवीकरणीय साधन। तो नवीकरणीय वो होते हैं जो अगर आप यूज कर लेते हैं तो दोबारा भी वो फिर से बनाए जा सकते हैं, फिर से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय में वो आते हैं जो एक बार आपने यूज कर लिया, दोबारा आप उन्हें यूज नहीं कर पाएंगे अगर वो खत्म हो गए। इसमें आ जाता है आपका कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, ये सारी चीजें आ जाती है कि अगर आपने एक बार यूज कर ली तो दोबारा इनके उत्पादन में बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है, तो आप इतनी जल्दी इन्हें यूज नहीं कर पाएंगे। जबकि नवीकरणीय में कौन से आ जाते हैं जो आप बार बार इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। ठीक है, पवन चलती रहेगी, आप यूज करते जाएंगे, इतनी जल्दी ये चीजें खत्म नहीं होनी। ठीक है, प्रदूषण भी इनसे नहीं होता, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब हम गैर परंपरागत की बात कर रहे थे, तो हमने पढ़ा इसमें वायु, जो पवन ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है, जियोथर्मल और बायोगैस आ जाती है। परमाणु ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा क्या है? तो बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए परमाणु शक्ति बोर्ड ने विभिन्न स्तरों पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किए हैं। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा बहुत ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती है परमाणु ऊर्जा में। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कई सारे हमने केंद्र स्थापित किए हैं, जैसे कलपक्कम है, कैगा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुलंदशहर में नरोरा जो है वो भी परमाणु ऊर्जा का ही केंद्र है। ठीक है, तो बहुत सारे हमने कम से कम 7 या 6 जो है वो परमाणु ऊर्जा के केंद्र स्थापित किए हैं, जिनसे हमें परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा आता है आपका तापीय ऊर्जा। कोयले से प्राप्त की गई भाप की सहायता से यह विद्युत टरबाइन चलाकर तैयार की जाती है। जो तापीय ऊर्जा है कैसे हमें मिलती है? तो कोयले द्वारा प्राप्त की गई जो भाप होती है उसकी सहायता से हम विद्युत टरबाइन चलाते हैं, फिर तापीय ऊर्जा तैयार की जाती है, लेकिन इससे प्रदूषण होता है। ठीक है, तापीय ऊर्जा में क्या होता है? प्रदूषण होता है। क्वेश्चन एक बार ऐसा बनता है कि जल के माध्यम से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, और जो तापीय ऊर्जा होती है, दोनों में किसमें प्रदूषण ज्यादा होता है? तो तापीय ऊर्जा में प्रदूषण होता है, जबकि जल विद्युत ऊर्जा जो होती है उससे प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, फिर तीसरा आपका जल विद्युत। संसार के अधिकांश देश तापीय विद्युत की अपेक्षा जल विद्युत पर अधिक निर्भर है, क्योंकि यह सस्ती भी है और प्रदूषण रहित भी है। ठीक है, इससे प्रदूषण नहीं होता। तो ये सारी ऊर्जा के बारे में याद रखना। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं है, एक एक नंबर वाले जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला कि कोलार जो है सोने की खान कहां पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कोलार सोने की खान जो है वो कहां स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो वो असम में स्थित है। ठीक है, डिगबोई जो है कहां पर स्थित है? तो असम में स्थित है। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश का इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बुलंदशहर में ये स्थित है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलाडेला लौह अयस्क क्षेत्र कहां स्थित है? तो बेलाडेला लौह अयस्क क्षेत्र कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है। सागर सम्राट क्या है? ठीक है, सागर सम्राट क्या चीज है? तो तेल खोज जलयान का नाम है सागर सम्राट। ठीक है, तेल खोज जलयान का नाम क्या है? सागर सम्राट। और खनिज तेल क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो जो आलिया बेट द्वीप है आपका, और जो मुंबई हाई है, जिसे बॉम्बे हाई भी कहते हैं, बस इन तीन जगह पे खनिज तेल के क्षेत्र हैं। ठीक है, कहां कहां पर? तो आलिया बेट जो कि आपका अहमदाबाद साइड में है, ठीक है, गुजरात में है। बॉम्बे हाई जो है और बसीन, ये तीनों क्या है? खनिज तेल क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का फर्स्ट परमाणु केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो कलपक्कम में किया गया था। ठीक है, भारत का पहला परमाणु केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो कलपक्कम में स्थापित किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखना। तो इस टॉपिक में इतना ही था। जो भी हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा, आवश्यकता पढ़ी, आवश्यकता की विशेषताएं पढ़ी। ठीक है, फिर हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा कि संसाधन किसे कहते हैं। कोई भी प्राकृतिक चीज जो हमारे लिए उपयोगी हो जाए हम उसे संसाधन कहते हैं, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो वन हो, ठीक है, चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु हो, कोई भी चीज जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलती है और हमारे लिए उपयोगी है तो वो क्या है? हमारे लिए संसाधन है। तो भारत जो है वो विश्व का प्राचीनतम देश है, जो अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के लिए विश्व में विख्यात है। सर्वप्रथम इसका नाम आर्यभट्ट था, जो बाद में भारत के नाम से विख्यात हुआ। अंग्रेजों ने भारत को इंडिया नाम दिया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है कि भारत जो है विश्व का प्राचीनतम देश है। ठीक है, और किसके लिए फेमस है? तो अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के लिए फेमस है। इसका पहले नाम क्या था? तो आर्यभट्ट था। बाद में से भारत के नाम से ये फेमस हुआ, और अंग्रेजों ने इसे क्या नाम दिया? तो इंडिया नाम दिया। ठीक है, तो अंग्रेज इसे इंडिया बोलते थे। स्थिति एवं विस्तार की बात करें तो भारत, अगर आप उसमें देखें ग्लोब में, तो पूरी तरीके से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो भारत कहाँ स्थित है? तो पूरी तरीके से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से भूमध्य रेखा के उत्तर में तथा देशांतरी दृष्टि से ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो ग्रीनविच रेखा कहाँ पे स्थित है? तो इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड से होकर गुजरती है। तो इंग्लैंड से अगर इसकी स्थिति देखें तो ये पूर्व में स्थित है, और भूमध्य रेखा से देखें तो ये उत्तर में स्थित है। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अगर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात करें तो उत्तर में 8 डिग्री 4 पूर्वी उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक ये फेमस मतलब विस्तार है इसका। और देशांतरी विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया। ठीक है, तो अक्षांशीय कितना है? तो 8 डिग्री 4 पूर्वी उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक।
और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक, ठीक है? तो इतना ये फैला हुआ है। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो लगभग 30 डिग्री में ये सारा फैला हुआ है। कर्क रेखा इसे लगभग 2 समान भागों में बाँट देती है। तो आप सभी को पता है कि कर्क रेखा भारत के बीचों-बीच से होकर गुजरती है, ठीक है? 8 राज्यों को ये कवर करती है और इसे हम क्या कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहा जाता है कर्क रेखा को। ये चीज़ याद रखना कि कर्क रेखा जो है वो कितनी है तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहते हैं तो मकर रेखा कहते हैं। और ये क्या करती है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बाँट देती है, ठीक है? क्योंकि बीचों-बीच से होकर गुजरती है। भारत का उत्तरी छोर जम्मू-कश्मीर में इंद्राकोल से लेकर दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार के द्वीप समूह जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना अगर हम उत्तरी छोर की बात करें भारत की, कि सबसे उत्तर में कौन-सी चीज़ स्थित है, तो सबसे उत्तरी छोर को हम लोग जम्मू-कश्मीर में स्थित है, जिसे हम लोग इंदिरा कोल कहते हैं। और दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में एक जगह है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो सबसे लास्ट पॉइंट है उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो उत्तरी छोर हो जाएगा आपका इंदिरा कोल और दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ही हम और क्या कहा जाता है, तो पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे कहा जाता है। भारत का पश्चिमी भाग गुजरात राज्य के भुज जिले में कच्छ का रण क्षेत्र है, जबकि सुदूर पूर्वी सिरा अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले का पूर्वी भाग है। ठीक है, हमने उत्तरी और दक्षिणी भाग देख लिया। अब हम पश्चिमी भाग की बात करें तो कहाँ पे स्थित है? तो जो कच्छ का रण है, जो गुजरात जिले में, ठीक है, गुजरात राज्य में जो भुज जिला है, वहाँ पर एक कच्छ का रण बहुत फेमस जगह है, ठीक है, वो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। और सबसे पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है, उसका एक जिला है लोहित, ठीक है, इसका जो पूर्वी हिस्सा है, वो सबसे पूर्वी भाग है भारत का, ठीक है, तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी हमने चारों भाग देख लिए, ठीक है। और देख लेते हैं, भारत के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो विश्व में 7वां नंबर आता है इसका, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां स्थान है इसका, ये चीज़ याद रखना। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया आता है, उससे पहले ब्राज़ील आता है, ठीक है, ब्राज़ील 5वें पे, फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है आपका इंडिया। और कुल पूरब से पश्चिम कुल लंबाई देखें भारत की, ठीक है, पूरब से पश्चिम समझ रहे हैं आप? लोहित जिले से लेकर, ठीक है, जो लोहित जिला है और कच्छ के रण तक, ठीक है, तो कुल लंबाई है इसकी 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण अगर इसकी हम कुल लंबाई देखें, तो वो है इसकी 3214 किलोमीटर, ठीक है, तो पूरब से पश्चिम हो जाएगा 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 3214 किलोमीटर। अब कुल स्थलीय सीमा की बात करें, ठीक है, सिर्फ स्थल को जोड़ा गया इसमें, तो स्थलीय सीमा की बात करें, तो कुल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर और समुद्री सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर है, ठीक है, स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है भारत की। और भारत की समुद्री सीमा कितनी है, तो 6100 किलोमीटर समुद्री सीमा है। अब देखिए जो समुद्री सीमा बताई है, इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है? उसकी जो समुद्री सीमा है उसे ऐड नहीं किया गया था। अगर उसकी सीमा को भी हम ऐड कर दें इसमें, तो समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी हो जाती है? तो 7516.6 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है? अगर हम क्या करें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की भी समुद्री सीमा ऐड कर दें, तो कुल भारतीय समुद्री सीमा की लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है? अब भारत के कितने प्राकृतिक भाग हैं, ठीक है? काफ़ी पूछा जाता है कि भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बाँटा गया है, कितने प्राकृतिक भाग हैं, ठीक है? तो देख लेते हैं। तो पहले आता है आपका उत्तर का पर्वतीय भाग, जिसमें हिमालय वगैरह जितनी भी चोटियाँ वगैरह हैं हिमालय की, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर है उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ये सारा विशाल मैदान है। फिर आ जाता है दक्षिण का पठार, जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो वो सारा आ जाता है दक्षिण का पठार में। फिर है तटीय मैदान व द्वीप समूह, तो द्वीप समूह आप सभी जानते हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सारे द्वीप समूह आ जाते हैं। तटीय मैदान जो आस-पास घिरा है तीनों तरफ से जलों से, ठीक है, नीचे का हिस्सा जो है। फिर है उत्तर पूर्वी का रेगिस्तान, यानी कि मरुस्थल का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो आ जाता है। तो ऐसे करके हमने 4 या 5 भागों में बाँटा है भारत के जो प्राकृतिक भाग है। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग, ठीक है, सबसे पहले पर्वतीय भाग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत के उत्तर-पश्चिम में पामीर का पठार है। अगर भारत की हम स्थिति देखें तो इसके उत्तर-पश्चिम में क्या स्थित है, तो पामीर का पठार है, जिसे संसार की छत कहा जाता है, क्योंकि सबसे ऊँचा अगर कोई पठार माना जाता है तो उसे पामीर का पठार ही है, ठीक है, सबसे ऊँचाई पर ये स्थित है। इसलिए क्या कहा जाता है इसे, तो संसार की छत कहा जाता है। इससे अनेक पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं, जिनमें हिंदुकुश, कुनलुन, काराकोरम और हिमालय पर्वत श्रेणियाँ प्रमुख हैं, ठीक है? तो इसी पामीर के पठार से क्या होता है, कई सारी पर्वत श्रेणियाँ निकली हुई हैं, ठीक है? जिनमें कौन-कौन सी आ जाती हैं, तो हिंदुकुश, कुनलुन जो कि चीन में स्थित है, काराकोरम है, हिमालय, ये सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं। काराकोरम पर्वतमाला को कृष्णगिरि भी कहा जाता है, ठीक है? तो जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो कृष्णगिरि पर्वत श्रेणी के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह उत्तर-पश्चिम में पामीर ग्रंथि से दक्षिण-पूर्व में सिंधु नदी के गार्स तक फैली हुई है। अगर हम इसकी लंबाई देखें तो उत्तर-पश्चिम में अगर आप जाएँगे तो जो पामीर की ग्रंथि है, वहाँ से ये निकलती है और दक्षिण-पूर्व में जो सिंधु नदी निकलती है, ठीक है? जो गार्स वो बनाती है, वहाँ तक ये फैला हुआ है। इस पर्वतमाला पर सियाचिन व बालटोरा हिमनद है। हिमनद आप जानते हैं, जैसे कि सियाचिन जहाँ पे पूरी बर्फ जमी रहती है, तो ये हिमनद है, ठीक है? इस पर्वतमाला में क्या है, तो सियाचिन और बालटोरा हिमनद, सियाचिन तो बहुत फेमस है, ठीक है? तो सियाचिन और बालटोरा हिमनद यहाँ पर स्थित है, इस पर्वतमाला में। इस पर्वतीय प्रदेश को अवस्थिति व विशेषताओं के आधार पर 3 उपभागों में बाँटा गया है, ठीक है? जो पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर का जो पर्वतीय भाग है, ठीक है? तो इसे हमने क्या किया, इसकी स्थिति और विशेषताओं के आधार पर इसे 3 उपभागों में बाँट दिया है। पहले आता है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की बात करें तो इसमें 3 श्रेणियाँ प्रमुख हैं, जो आती हैं इसमें, ठीक है? जो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है? ये 3 श्रेणियाँ, इसके साथ एक और श्रेणी आती है कैलाश, ठीक है? तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 श्रेणियाँ आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ठीक है? जो कि कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक ये स्थित है, ठीक है? अगर देखें कि किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक ये स्थित है। काराकोरम की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ऊँची पर्वत श्रेणी जो है, जो शिखर है K2 आपने सुना होगा, ठीक है? जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ठीक है? तो ये स्थित है काराकोरम में। लद्दाख की बात करें तो सबसे ढलानदार जो चोटी है, राकापोसी, वो स्थित स्थित है लद्दाख में, ठीक है? फिर जास्कर श्रेणी आ जाती है।
फिर कैलाश श्रेणी, ठीक है, तो ये 4 श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में आती हैं। उसके बाद हमने बाँटा है हिमालय में, हिमालय में आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट आ जाता है, ठीक है, सबसे ऊँची चोटी जो है इसकी माउंट एवरेस्ट, और इसमें जो पहाड़ियाँ आती हैं हिमालय में, इसकी औसत ऊँचाई अगर हम देखें तो 6000 मीटर इसकी औसत ऊँचाई है। और फिर हमने तीसरा जो बाँटा है वो है पूर्वांचल श्रेणी, पूर्वांचल में जो भारत का अगर पूर्व में जाएँ आप, तो वहाँ पर जो पर्वत श्रेणी आती है वो सारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है, पूर्वांचल श्रेणी। तो 3 भागों में हमने बाँटा है उत्तर के पर्वतीय भाग को। उसके बाद आता है आपका, तो 3 भागों में हमने बाँटा है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को, ठीक है। अब आता है आपका उत्तर का विशाल मैदान। अब विशाल मैदान की अगर हम बात करें तो यह मैदान उत्तरी भाग में हिमालय तथा पठारी प्रदेश के मध्य लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। अगर विशाल मैदान की बात करें जिसमें हम लोग रह रहे हैं, गंगा का विशाल मैदान जो कहलाता है, ठीक है, तो यह मैदान क्या है कि उत्तरी भाग में, इसके उत्तरी में अगर मैदान की बात करें तो इसके उत्तरी भाग में क्या स्थित है, तो हिमालय स्थित है, तथा पठारी प्रदेश जो है दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य में जो हिस्सा आता है वो क्या कहलाता है, उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है, ठीक है। उत्तरी भाग में हिमालय स्थित है और दक्षिणी भाग में पठारी प्रदेश स्थित है। इन दोनों के बीच में जो हिस्सा आता है वो कहलाता है उत्तर का विशाल मैदान, जो कितने में फैला हुआ है, तो लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है, इतना क्षेत्र है इसका। यह मैदान पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यह 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। अगर लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर ये लंबा है, और चौड़ाई की बात करें तो 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। उर्वर भूमि है, मतलब भूमि काफी उपजाऊ है यहाँ पर, पानी की पर्याप्त मात्रा है यहाँ पर, अनुकूल जलवायु है यहाँ पर, ठीक है। इसके कारण ये जो मैदान है वो काफी उपजाऊ हो जाता है। यह मैदान उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विशाल पठार से बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ की मिट्टी की बात करें क्यों इतनी उपजाऊ है, तो यह जो मैदान है हिमालय की जो नदियाँ निकलती हैं हिमालय से, तो वो अपने साथ जो मिट्टियाँ बहाकर लाती हैं, या हम कहें पठारों से जो नदियाँ आती हैं, वो जो मिट्टियाँ बहाकर लाती हैं उनसे ये बना हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी उपजाऊ है, ठीक है। तो मैदान के बारे में आप लिख सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। यह पठार लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, काफ़ी विशाल क्षेत्र है इसका, ठीक है, मैदान से भी बड़ा है। तो यह पठार जो है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 से 900 मीटर है, ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 600 से लेकर 900 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर है, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई इसकी 600 से लेकर 900 मीटर तक है, ठीक है। अलग-अलग जगह थोड़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ऊंचाई इसकी 600 से 900 मीटर तक है, और उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई की बात करें तो कितना है, तो 1400 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये लंबाई चौड़ाई की बात हो गई। अगर इस पठार का सर्वोच्च शिखर की हम बात करें, इसका सर्वोच्च शिखर क्या है, तो अनाईमुड़ी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो इस पठार का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, तो अनाईमुड़ी कहता है, ठीक है, अनाईमुड़ी कहलाता है, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, ठीक है। ये चीज याद कर लेना क्योंकि ये चीजें टेट में आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब जो फोर्थ हमने बांटा है वो है तटीय मैदान व द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय भारत के किनारे किनारे पश्चिम में कच्छ के रन से लेकर पूर्व में सुंदरबन के डेल्टा तक सकरा तटीय मैदान है, जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से हुआ है, ठीक है। अगर हम तटीय मैदान की बात करें तो ये कहां पर फैला हुआ है, तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, अगर इसके हम किनारे की बात करें, जो पश्चिमी किनारा है जो कि कच्छ के रन से स्टार्ट होता है, और पूर्व में जो सुंदरबन का डेल्टा है, ठीक है, जो बांग्लादेश से लगा हुआ है बंगाल, ठीक है, वहां पर सुंदरबन के डेल्टा तक सकरा तटीय मैदान फैला हुआ है, ठीक है, वहां पर ये फैला हुआ है पूरा। और इसका निर्माण किससे हुआ, तो नदियों द्वारा जो जलोढ़ अवसाद लाए जाते हैं उनके द्वारा इसका मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है, जो तटीय मैदान है। अब द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लेते हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से जुड़ी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है कहां पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है, ठीक है। जो लगभग कितने द्वीपों से मिलकर बना है, तो 572 छोटे मोटे बहुत सारे द्वीप है, लेकिन प्रमुख रूप से 3 ही 4 है, ठीक है। लेकिन क्या है कि छोटे मोटे बहुत द्वीप आ जाते हैं इसमें, कम से कम 572 आ जाते हैं। और कुछ द्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ज्वालामुखी क्रिया से इनकी उत्पत्ति हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें आपका उत्तरी अंडमान आ जाता है, मध्य अंडमान आ जाता है, ठीक है, दक्षिणी अंडमान आ जाता है, और लिटिल अंडमान जाता है। उसके बाद फिर निकोबार आते हैं, उन्हें भी 3 भागों में बांटा है, ठीक है। तो ऐसे करके क्या है कि 4 जो प्रमुख भाग है वो है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है। उसके बाद फिर निकोबार आता है, उसे भी हमने 2-3 भागों में बांट रखा है। इस द्वीप समूह की प्रमुख चोटियां सैडल चोटी तथा माउंट डियोबोली है, ठीक है। अगर हम बात करें अंडमान की, तो इस द्वीप समूह की क्या है कि सबसे प्रमुख चोटी कौन सी है, तो एक तो सैडल पीक है जो काफी फेमस है, और दूसरी है माउंट डियोबोली, ठीक है, काफी फेमस है ये दोनों। मध्य अंडमान में बैरन द्वीप है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो बैरन द्वीप कहां पर स्थित है, या बैरन ज्वालामुखी कहां पर स्थित है, तो मध्य अंडमान में ये स्थित है, ठीक है, जो भारत का क्या है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप की बात करें तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अरब सागर में स्थित है। यह एक प्रवाल द्वीप है, ठीक है। और प्रवाल क्या होता है, तो प्रवाल एक छोटा सा 2 सेंटीमीटर छोटा समुद्र जलीय जीव होता है, जो किससे बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। उसकी जो बॉडी होती है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, ठीक है। तो एक के ऊपर एक ये कॉलोनी सी बनाते रहते हैं, धीरे धीरे करके क्या होते हैं, ये बराबर में आ जाते हैं समुद्र के, ठीक है। तो ऐसे करके ये द्वीप बनता है लक्षद्वीप जो है, तो वो एक कैसा है कि एक प्रवाल द्वीप है जो कि किससे बना हुआ है, एक छोटे से 2 सेंटीमीटर छोटे समुद्र जलीय जीव से बना होता है। इसका सबसे बड़ा द्वीप अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है लक्षद्वीप का, तो एंड्रोथ द्वीप है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, तो कवरत्ती। इसमें भी लगभग 36 के आसपास द्वीप आ जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है, छोटे बड़े। तो सबसे बड़ा द्वीप इसका एंड्रोथ द्वीप है, और राजधानी इसकी क्या है, तो कवरत्ती इसकी राजधानी है, ठीक है। तो इतना ही है। और हमारा जितने नेक्स्ट भी टॉपिक है प्राकृतिक हमारी खनिज संपदा, शक्ति के साधन, कृषि और सिंचाई, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक ही समझिए इसे, ठीक है। तो इसमें हम पहले कृषि के बारे में जान लेते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, जहां
5.5 लाख गाँव हैं, यहाँ 68% आबादी जो है वो गाँव में रहती है तथा कृषि से ही देश की 64% जनसंख्या को आजीविका मिलती है। भारत में निम्नलिखित 3 फसलें होती हैं। अगर हम भारत की बात करें तो कृषि प्रधान देश है भारत, सभी को पता है। लगभग इसमें 5.5 लाख गाँव हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाँव हैं और यहाँ की 68% जो आबादी है अभी भी कहाँ पे रहती है? तो गाँव में रहती है और गाँव में रहती है तो इसका मतलब है इनकी आजीविका का साधन भी क्या होगा? कृषि होगी, ठीक है? और भारत में अगर हम फसलों की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, ठीक है? होती हैं। तो ये आप सभी को पता होगा, आपने सुना होगा रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब ये जानना कि रबी की फसल में कौन-सी फसलें आती हैं, खरीफ की फसल में कौन-सी फसलें आती हैं, ठीक है? और ये कब बोई जाती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रबी की फसल के बारे में। रबी की जो आपकी फसल होती है अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना कि रबी की जो फसलें होती हैं वो कब बोई जाती हैं? तो अक्टूबर में बोई जाएगी, ठीक है? बरसात जैसे खत्म होने पे आती है तो रबी की फसल बोई जाती है और कब काटी जाएगी? तो अप्रैल में काटी जाएगी, ठीक है? मतलब जो अभी समय चल रहा है तो इसी टाइम पे काटी जाती है। और इसकी मुख्य फसलें कौन-सी होती हैं? तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सारी फसलें जो होती हैं वो रबी की फसलों में आती हैं, ठीक है? तो इनके नाम याद कर लेना। अब एक के नाम याद करेंगे तो दूसरे के अपने आप लिख सकते हैं क्योंकि जायद की फसलें याद करना आसान है, ठीक है? तो आप रबी की याद कर लें। फिर आता है आपका खरीफ की फसलें। खरीफ की जो फसलें होती हैं वो जुलाई में बोई जाती हैं, ठीक है? जब बरसात होती है, ठीक है? जुलाई में स्टार्ट होती है, तब ये फसलें बोई जाती हैं और अक्टूबर में ये काट ली जाती हैं, ठीक है? मतलब रबी की फसल जब बोई जाएँगी उससे पहले ही काट ली जाती हैं। इनकी मुख्य फसलें होती हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूँगफली, कपास, जूट, सन, तम्बाकू आदि, ठीक है? और ये किससे सींची जाती हैं? तो मानसून से सींची जाती हैं क्योंकि बरसात जो होती है उसी से सिंचाई हो जाती है इसकी। ठीक है? जो मोटा अनाज होता है वो खरीफ की फसलों के अंतर्गत आता है। जैसे ज्वार, बाजरा ये सारे मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? तो मोटा अनाज याद रखना कि बरसात जब होगी तभी ये हो सकती है, मोटा अनाज जितना भी है। तो ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, चावल, चावल में भी काफ़ी पानी चाहिए। ठीक है? तो ये सारी फसलें कौन-सी होती हैं? खरीफ की फसलें होती हैं। याद कर लेना रबी की फसल जो है वो अक्टूबर में बोई जाएगी, अप्रैल में काटी जाएगी। खरीफ की जो फसल होती है वो जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काटी जाती है। अब हम आते हैं जायद की फसलों में। जायद की अगर फसलों की बात करें तो ये मार्च में बोई जाती हैं और जून में काटी जाती हैं, ठीक है? जुलाई से पहले ही हम इसे काट लेते हैं, ठीक है? जब मार्च में काफ़ी गर्मी पड़ती है तब ये बोई जाती हैं और जून में काट ली जाती हैं। इनमें कौन-कौन सी फसलें आती हैं? तो तरबूज, आप देखते हैं कि गर्मी में ही आप खाते हैं, ठीक है? हर टाइम नहीं मिलता, गर्मियों में ज़्यादातर मिलता है तो खरबूज है, तरबूज है, ककड़ी, खीरा, तरकारियाँ ये सारी सारी जो होती हैं वो जायद फसलों के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है? तो कौन-कौन सी फसलें हैं? तो तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी, खीरा, तरकारियाँ ये सारी पैदा की जाती हैं और ये आती हैं आपकी जायद की फसलों में, ठीक है? ये मार्च में बोई जाएँगी और जून में काट ली जाएँगी, ठीक है? तो इतना हमने पढ़ लिया, तीनों फसलें पढ़ ली। अब भारत की फसलें, भौगोलिक परिस्थितियाँ तथा उत्पादन क्षेत्र देख लेते हैं। कुछ फसलों की इसमें हम बात करेंगे, उनकी परिस्थितियों की बात करेंगे, कितना टेम्परेचर चाहिए और कहाँ पर इनका उत्पादन अच्छा होता है, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूँ की, ठीक है? गेहूँ के लिए हमें उपजाऊ मिट्टी चाहिए। अगर बारिश की बात करें तो कितनी बारिश होनी चाहिए? तो 50 से 75 सेंटीमीटर तक बारिश होनी चाहिए, ठीक है? गेहूँ के लिए कितनी बारिश चाहिए? तो 50 से 75 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए। तापमान की बात करें तो जब बोया जाएगा तब टेम्परेचर होना चाहिए 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है? और बाद में कितना चाहिए? तो 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए क्योंकि जो अभी का तापमान है, ठीक है? इसी टाइम पे ये काटी जाती है तो 20 से 25 डिग्री तक तापमान होना चाहिए। बाद में और स्टार्टिंग में तापमान जब बोया जाएगा तब होगा 10 डिग्री से 15 डिग्री तक। और सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ उगाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, ठीक है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ किया जाता है। ठीक है, यूपी तो फर्स्ट है। तो गेहूँ की बात करें, उपजाऊ मिट्टी चाहिए, वर्षा चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर, तापमान पहले चाहिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और बाद में चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है? मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा यहाँ पर गेहूँ सबसे ज़्यादा किया जाता है। फिर बात करेंगे हम चावल की। चावल के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? तो चिकनी उपजाऊ मिट्टी चाहिए, ठीक है? चिकनी मिट्टी चाहिए होती है चावल के लिए। जलवायु कैसी चाहिए? तो गर्म जलवायु चाहिए। वर्षा इसमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है? बारिश के पानी से सींचा जाता है तो वर्षा इसमें ज़्यादा चाहिए। बारिश इसमें चाहिए 75 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। इसलिए जब बारिश होती है तभी इसे बोया जाता है, ठीक है? तो बारिश चाहिए 75 से 200 सेंटीमीटर तक। तापमान जब इसे बोया जाएगा तब चाहिए 20 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर पकते समय इसका टेम्परेचर होनी 27 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है? तो 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए, जब चावल आपको चाहिए, ठीक है? और दलदली जो जहाँ भूमि पाई जाती है, वहाँ पर ये ज़्यादा होता है, जैसे पश्चिम बंगाल, तो वहाँ पर ये ज़्यादातर इसकी खेती की जाती है, ठीक है? कृषि की जाती है। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, यहाँ पर भी चावल जो है वो बहुतायत में किया जाता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा उपजाया जाता है। तो चावल के लिए क्या-क्या चाहिए हमें? तो चावल के लिए सबसे पहले चिकनी उपजाऊ मिट्टी चाहिए आपको, गर्म जलवायु चाहिए, बारिश जो है वो 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक चाहिए, तापमान बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और काटते समय 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। मतलब टेम्परेचर 20 से 27 के बीच में ही रहे, ठीक है? और सबसे ज़्यादा दलदली भूमि यानी कि पश्चिम बंगाल में से उपजाया जाता है, ठीक है? पश्चिम बंगाल फर्स्ट पे है। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु यहाँ पर भी चावल किया जाता है। फिर हम बात करते हैं चना व दालों की, कि दालें सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती हैं। तो इसके लिए ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं चाहिए, ठीक है? वर्षा भी 30 से 75 सेंटीमीटर तक ही चाहिए इसमें। तापमान जो है आपका वो 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए, ठीक है? और ये सबसे ज़्यादा आपका एमपी में होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा की जाती हैं दालें वगैरह। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक यहाँ पर भी किया जाता है, ठीक है? तो चना एवं दालों के लिए क्या है, कम उपजाऊ मिट्टी चाहिए, बारिश जो है वो 30 से 75 सेंटीमीटर तक चाहिए, तापमान आपका 15 डिग्री से 25 डिग्री तक होना चाहिए और सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में किया जाता है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक यहाँ पर भी किया जाता है। तिलहन की बात करें, ठीक है, ऊपर तो दलहन की हमने बात की थी, ठीक है, जो दालें हैं वो दलहन में आ जाएगा। तो तिलहन में क्या है कि उपजाऊ मिट्टी चाहिए, ठीक है, गर्म एवं आर्द्र जलवायु चाहिए, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में किया जाता है, ठीक है। तिलहन उत्पादन की बात करें तो उपजाऊ मिट्टी चाहिए, ठीक है, गर्म एवं आर्द्र जलवायु होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा ये कहाँ किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में। मूँगफली की अगर हम बात करें तो तापमान चाहिए 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा चाहिए आपका 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक। हल्की रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है? मिट्टी जो हो वो हल्की-सी रेतीली हो और ये सबसे ज़्यादा होता है आपका गुजरात में,
में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और एमपी में। और इसके उत्पादन में जो भारत है वो विश्व में प्रथम स्थान रखता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा मूँगफली भारत में ही की जाती है, ठीक है? 15 से 25 तापमान होगा, वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर तक होगा, हल्की रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी में यहाँ पर ये किया जाता है और इसके उत्पादन में जो भारत है वो प्रथम स्थान पर है। उसके हम बात बात करेंगे चाय की, तो चाय के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए, पहाड़ों की ढाल पर ही सबसे ज़्यादा की जाती है, तापमान 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए, वर्षा जो है वो 150 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, ठीक है? ये असम साइड में ज़्यादा होती है इसलिए असम में इसे ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है? तो असम है फर्स्ट नंबर पर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर चाय जो है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे गन्ने की, जिसे हम लोग शुगर कैन कहते हैं, तो गन्ने के लिए सबसे ज़्यादा चूना युक्त चिकनी दोमट मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है? कैसी मिट्टी होनी चाहिए? तो चूना युक्त चिकनी दोमट मिट्टी, वर्षा होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक, तापमान इसके लिए चाहिए 20 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस तक और सबसे ज़्यादा ये यूपी में किया जाता है, ठीक है? फिर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, यहाँ पर ये किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है? मिट्टी कैसी चाहिए? तो चूना युक्त चिकनी दोमट मिट्टी, ये चीज़ याद रखना। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, तापमान 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है? अब हम बात करेंगे कपास की। कपास के लिए काली मिट्टी होनी चाहिए, ये तो आपको पता होगा कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कपास के लिए। तापमान इसमें 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, ठीक है? और सबसे ज़्यादा ये गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में होता है, ठीक है? उसके बाद फिर कर्नाटक और तमिलनाडु भी आ जाता है। तो काली मिट्टी चाहिए, तापमान 20 से 40 चाहिए, वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर चाहिए और सबसे ज़्यादा होता है ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, ठीक है? अब हम मसालों की बात कर लेते हैं, मसाले जो सबसे ज़्यादा साउथ में किए जाते हैं, तो इसके लिए तापमान चाहिए आपका 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक। वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, गर्म एवं भीगी जलवायु होनी चाहिए, ठीक है? अगर हम बात करें लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची तो ये सबसे ज़्यादा केरल एवं तमिलनाडु में होते हैं। हल्दी की बात करें तो हल्दी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होती है, ठीक है? उसके बाद फिर उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में होती है। लाल मिर्च की बात करें तो ये भी आंध्र प्रदेश इसमें फर्स्ट है, उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु में होती है। काजू की बात करें तो केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश जो है वो भी फर्स्ट है, ठीक है? तो ये मसालों की बात होगी 15 से 38 टेम्परेचर, वर्षा 100 से 250 सेंटीमीटर क्योंकि साउथ में देखा बहुत बारिश होती है आपकी, ठीक है? और गर्म एवं भीगी जलवायु होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे रेशम की। तो रेशम को सेरीकल्चर भी कहते हैं, ये चीज़ याद होगा आपको। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक अधिक होनी चाहिए जहाँ भी रेशम उत्पादन होता है। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। नर्म एवं आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, ठीक है? तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होगी, ठीक है? तो ये साउथ में ज़्यादातर होता है। तो कर्नाटक है आपका, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? उसके बाद फिर आपका कश्मीर में, असम में, पश्चिम बंगाल में यहाँ पे देखने को मिलता है रेशम उत्पादन, ठीक है? तो सेरीकल्चर के बारे में भी हमने देख लिया, मसालों के बारे में भी देख लिया। अब जान लेते हैं कि झूमिंग कृषि किसे कहते हैं और झूमिंग कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है और कई जगह पर इसके अलग-अलग नाम हैं, ठीक है? जैसे मलेशिया में इसे मिल्पा कहा जाता है, ठीक है? तो हर देश में इसे अलग नाम से जाना जाता है। जान लेते हैं झूमिंग कृषि क्या है? यह आदिम प्रकार की कृषि है। इसके अंतर्गत वृक्षों, वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है तथा साफ की हुई भूमि को जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। इसमें फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब इसमें होता क्या है, एक प्रकार की आदिम प्रकार की एक कृषि होती है। इसमें हम क्या करते हैं, एक जगह पर जैसे बहुत सारे वृक्ष लग गए, ये वनस्पतियाँ लग गईं, तो पहले हम उन्हें क्या करते थे, उस जगह पे काट देते थे और फिर वहीं पर उसे जला देते थे और जो राख होती थी उसे पूरे में फैला दिया, उसका उसकी जुताई वगैरह की, वहाँ पे बीज बो दिए और वहाँ पे कृषि कर ली, ठीक है? फिर कृषि से जब जो फसल हमें मिलनी थी वो हमें मिल गई, उसे हम क्या करते थे, उसे 2-3 साल के लिए फिर से छोड़ देते थे। फिर से उसमें वनस्पतियाँ निकल आती थी, वृक्ष निकल आते थे, ठीक है? उसे कई सालों तक हम छोड़ दिया करते हैं, तो ठीक है, फिर दोबारा हम फिर क्या करते हैं, उन्हें काटते हैं। तो ऐसे करके कृषि की जाती है, मतलब एक बार हमने कृषि कर ली, फिर उसे छोड़ दिया काफ़ी सालों के लिए, ठीक है? फिर उसमें जब वृक्ष उग गए, फिर उन्हें काट के वहीं पे जला दिया, फिर मतलब ताकि उसकी जो उर्वरा जो शक्ति है वो वापस आ जाए, ठीक है? तो ऐसे करके हम ये वाली कृषि करते हैं, ठीक है? और ये पूरी तरह किस पे निर्भर करती है, तो प्रकृति पे निर्भर करती है, ठीक है? इसमें कोई खाद वगैरह ऐसा कुछ हम नहीं डालते। प्रायः 2-3 साल में मिट्टी में उर्वरा शक्ति बनी रहती है तथा खेती की जाती है। इसके बाद पुनः पेड़-पौधे उगा दिए जाते हैं। यह कृषि झूमिंग कृषि कहलाती है या स्थानांतरित कृषि कहलाती है। ठीक है? तो सिंपल सा 1 नंबर में पूछा जाएगा आपसे कि स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं या झूमिंग कृषि से आप क्या समझते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि यह एक प्रकार की आदिम कृषि है जिसमें क्या करते हैं कि एक खेत में जहाँ पर बहुत सारे पेड़-पौधे उगे होते हैं उसे काट कर जला दिया जाता है। वहाँ पे कृषि की जाती है, जुताई की जाती है, बीज बोए जाते हैं। जब फसल हो जाती है उसे फिर काफ़ी सालों के लिए हम छोड़ देते हैं। फिर से उसमें वृक्ष या झाड़ियाँ उगा देते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार की जो कृषि होती है वो झूमिंग कृषि कहलाती है, स्थानांतरित कृषि कहलाती है। ठीक है? कि ऐसे लोग जो होते हैं एक जगह कर ली कृषि, फिर दूसरी जगह करने चले गए, फिर तीसरी जगह करने लग गए। ठीक है? उसके बाद फिर दोबारा पहली जगह पे आ गए जहाँ पे पहले कृषि की थी। तो ऐसी कृषि जो होती है वो क्या कहलाती है? स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि कहलाती है। ठीक है? तो इस टॉपिक में इतना ही है। अब हम